वूडू, विचक्राफ्ट और काला जादू एक विच डॉक्टर के अहम हथियार होते हैं। ऐसे ही एक विच डॉक्टर हमारा मेन कैरेक्टर डेविड सुन था, जो एक एंटोमेंसर था जो कीड़ों को कंट्रोल कर सकता था। स्नेक चार्मर था जो डेडली स्नेक्स को कंट्रोल कर सकता था, और एक समनर भी था जो स्पिरिट्स को समन कर सकता था, मन मुताबिक उनसे काम करवा सकता था। जो विच क्राफ्ट करते करते बड़ा हुआ था और डीमन और डेविल के साथ जिसका उठना बैठना था, वही डेविड सुन एक रूथलेस और ओवरपावर कैरेक्टर भी था। डेविड सुन दिखने में तो उतना खास नहीं था, पर अपने एबिलिटीज की वजह से अपने एरिया में वो फियरलेस मास्टर के रैंक पे पहुंच चुका था। सिर्फ इंसान ही नहीं, बीच के दिलों में भी वो दहशत का माहौल क्रिएट किया था। ये मानवा है उसी विच डॉक्टर डेविड सुन के बारे में, जो अपने मास्टर के कहने पे अपने सेक्ट को रिबिल्ड करने अपने माउंटेन को छोड़ बाहर मॉडर्न दुनिया में निकल पड़ा था। मॉडर्न दुनिया में दोस्त बनाने निकल पड़ा था, उनके लिए जान देने और उनके दुश्मनों पे कहर बरसाने को तैयार हो रखा था। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द मानवा। मानवा स्टार्ट होता है डेविड सुन से, जो अपने विच सेक्ट को छोड़ माउंटेनियस जंगल को छोड़ बाहर मॉडर्न दुनिया में जा रहा था। उसके वहां जाते ही माउंटेनियस जंगल के बीस्ट बहुत खुश थे, क्योंकि वो डेविड सुन से छुटकारा जो पा रहे थे। बीच के बीच डेविड सुन बहुत बदनाम था, किसी को वो लंगड़ा तो किसी को अंधा करके डेविड सुन उन पे बहुत अत्याचार करता था। बीस्ट एक तरीके से डेविड सुन को इविल गॉड मानते थे, और हर तरीके से वो सही भी थे। माउंटेन से उतर के डेविड सुन सी जियांग स्टेशन में एक मॉब बॉस के साथ आया था, जो डेविड सुन को गिफ्ट विफ्ट दे के बहुत रेस्पेक्ट के साथ सी जियांग स्टेशन से शहर की ओर रवाना कर दिया था। मॉब बॉस का एक अनजान आदमी के लिए इतना रेस्पेक्ट देख मॉब बॉस का आदमी कंफ्यूज था, जिसे जल्द ही मॉब बॉस समझाने लगता है। डेविड सुन के एहसान उसे गिनाने लगता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब मॉब बॉस उतना बड़ा गुंडा नहीं बना था, तब पैंथर किंग उसे मारने के लिए 23 गोल्डन हिटमैन को उसके पीछे भेज दिया था, और मजबूर होकर अपनी जान बचाने के लिए मॉब बॉस गोल्डन फिनिक्स माउंटेन की ओर भागा था। 23 गोल्डन हिटमैन भी मॉब बॉस को पकड़ने के लिए गोल्डन फिनिक्स माउंटेन की ओर भागे थे, उसकी गहराई में भागे थे, पर उसे वो लोग पकड़ नहीं पाए थे। डेविड सुन उस दिन उसे बचा लिया था और कुछ सेकंड्स में ही अपने विच क्राफ्ट से सारे 23 हिटमैन को मार दिया था। तब से मॉब बॉस डेविड सुन का कर्जदार बन गया था, और किसी भी हाल में वो उसके गुड साइड में ही रहना चाहता था। मॉब बॉस डेविड सुन को नाम से तो नहीं जानता था, पर डेविड सुन को वो मोटू बॉस बोल के जरूर बुलाता था। सीन शिफ्ट होता है ट्रेन के कैबिन में, जहाँ डेविड सुन अपने सफर का नेचर के नजारों का एंजॉयमेंट ले रहा था। तभी उसके कैबिन में कुछ लड़कियां आ जाते हैं और सीट नंबर ढूंढते ढूंढते डेविड सुन के पास ही बैठ जाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो सब एक फिल्म के क्रू मेंबर्स थे और फिल्म के सिलसिले में अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ ट्रैवल कर रहे थे। बातों बातों में ही सारे लड़कियां डेविड सुन से घुल मिल जाते हैं और मोटू मोटू बोल के उससे बातचीत करने लगते हैं, अपना खाना देने लगते हैं। यहाँ हमें तीनों लड़कियों का नाम पता चलता है। काली बालों वाली लड़की का नाम माई माई था, वहीं पिंक बालों वाली लड़की का नाम वैंग नंग था, और लाल बालों वाली लड़की का नाम क्यान जिन था। लड़कियों और डेविड सुन के बातों से हमें ये भी पता चलता है कि डेविड सुन उसके मास्टर का सबसे पहला स्टूडेंट था, और उसका मास्टर डेविड सुन को खाऊ चन बोल के बुलाता था। उसके साथ साथ उसके मास्टर के बस 5 ही स्टूडेंट थे, और दूसरे स्टूडेंट डेविड सुन को सीनियर बोल के बुलाते थे। तभी उन चारों को दखल देने के लिए आ जाता है मिस्टर युआन। मिस्टर युआन तीनों लड़कियों का बॉस था और एक तरीके का पोवर्ट टाइप का इंसान था, जो अपने फीमेल एम्प्लॉयज को हरास करता था, और मिस्टर युआन पहले भी तीनों लड़कियों को हरास कर चुका था। इस बार भी मिस्टर युआन काम के सिलसिले से तीनों लड़कियों को कहीं अकेले ले जाना चाहता था, पर तीनों लड़कियां डेविड सुन के इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बहाना बना के मिस्टर युआन से छुटकारा पा लेते हैं और डेविड सुन को थैंक्स बोलने लगते हैं। मिस्टर युआन केबिन से बाहर जाते ही ट्रेन के हॉलवे से एक आवाज आती है। एल्डर लिन हॉलवे में बेहोश होता है, खून की उल्टी कर रहा होता है। एल्डर लिन तीनों लड़कियों, मिस्टर युआन और दूसरे क्रू मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रहा था, और पोजीशन में वो उन सब का बॉस जैसा था, डायरेक्टर जैसा था। एल्डर लिन की ऐसी हालत देख सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं। शो के फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते घबराने लगते हैं। जहां एल्डर लिन की हालत बद से बदतर हो रहा था, वहीं पीछे से मिस्टर युआन मुस्कुरा रहा था। लग रहा था जैसे इन सब के पीछे मिस्टर युआन का ही हाथ था। तुरंत वहां एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, और डॉक्टर एल्डर लिन को चेक करके सेरिब्रल हेमरेज यानी ब्रेन हेमरेज का रिजल्ट सबको बताता है। डॉक्टर के हिसाब से अब एल्डर लिन को बचाया नहीं जा सकता था, एल्डर लिन का मरना पक्का था। जहां एल्डर लिन के सडन ब्रेन हेमरेज से सब लोग शॉक में थे, किसी से तो उनका झगड़ा नहीं हुआ है बोल के सोचने लगे थे, वहीं डेविड सुन आगे आता है और एल्डर लिन को चेक करने लगता है। जहां डॉक्टर हार मान चुका था, साइंस हार मान चुका था, वहीं ब्लैक मैजिक काम में आता है। एल्डर लिन की हालत देख, एल्डर लिन के आसपास डार्क एनर्जी को देख डेविड एल्डर लिन का इलाज करने को रेडी हो जाता है।
एल्डर लिन को देख डेविड समझ चुका था कि उसे कोई कर्स किया था और कर्स करने वाला एक वर्मिन था। वर्मिन्स कुछ ऐसे शैमन्स होते हैं जो एंटोमेंसी प्रैक्टिस करते हैं, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करके कर्सिंग और डार्क मैजिक यूज करते हैं। डेविडसन एल्डर लिन पे एक्यूपंक्चर करने लगता है। अपने नीडल से एल्डर लिन के अंदर से डार्क एनर्जी को, पॉइजन को निकालने लगता है। जहाँ डेविडसन के ऐसे हरकतों को देख सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे। डेविडसन को एक आदिवासी समझ रहे थे, वहीं मिस्टर युआन चिल्लाने लगा था। अपने बने बनाया प्लान को किसी मोटू आदिवासी के हाथों वो तबाह नहीं होने दे सकता था। मिस्टर युआन चीखता है, चिल्लाता है, पर जब उसकी बातों का डेविडसन पे कोई असर नहीं होता तो डेविड पे वो हमला कर देता है, पर अपने मंसूबों पे वो कामयाब नहीं होता है। मिस्टर युआन डेविड को धमकाना चाहता था। अपने पावर से वो डेविडसन को एल्डर लिन से दूर करना चाहता था, पर जैसे ही वो डेविड के पास पहुंचा था, डेविड के गर्दन के प्रोटेक्शन टोटेम एक्टिवेट हो गया था और एक पॉइजनस रिचुअल स्नेक डेविड के प्रोटेक्शन में आ चुका था, जिसके सर्पेंटाइन हिसिंग से मिस्टर युआन घबरा के दूर जा गिरा था। स्नेक के बाद डेविड के कानों से एक गोल्डन सिल्क मोथ निकल आता है और सबको सरप्राइज करते हुए गोल्डन मोथ एल्डर लिन के नाकों में घुस जाता है। जहां डेविडसन एल्डर लिन का इलाज कर रहा था, वहीं दूसरों की नजरों से वो एक वुडू स्पेल प्रैक्टिस कर रहा था। डार्क मैजिक और इंसेक्ट को यूज करके वो लोगों के लाइफ के साथ खेल रहा था। पर डॉक्टर लोगों के बातें नहीं सुन रहा था, क्योंकि डेविड के इलाज से एल्डर लिन के चेहरे पे एक निखार आने लगा था। मरता हुआ आदमी फिर से जिंदा होने लगा था। देखते ही देखते गोल्डन मॉथ एल्डर लिन के नाकों से बाहर आ जाता है और अपने साथ गोल्डन मॉथ एक ब्लड जेट सेंटीपीड को एल्डर लिन के बॉडी से धक्का मार के बाहर ले आता है। ब्लड जेट सेंटीपीड ही एल्डर लिन के अंदर कर्स को फैला रहा था, जो डार्क एनर्जी का मीडियम बन के एल्डर लिन के अंदर रह रहा था। डेविडसन ब्लड जेट सेंटीपीड को अपने गोल्डन मॉथ को खाने दे देता है और खुद एक पिल एल्डर लिन के मुंह में डाल के एल्डर लिन को रिकवर कर देता है। एल्डर लिन को फिर से जिंदा देख सब लोग खुश हो गए थे और डेविड की तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। एल्डर लिन जहाँ डेविडसन को थैंक्स जना रहा था, डेविड को दावत देने की बात कर रहा था, वहीं मिस्टर युआन गुस्से से बौखला रहा था, क्योंकि उसके प्लान को एक मोटू आदिवासी फेल कर दिया था। जैसे ही सब लोग खा पी के ट्रेन में अपने अपने बिस्तर पे लेटते हैं, वैसे ही मिस्टर युआन एल्डर लिन के पास आ पहुंचता है और सोते हुए एल्डर लिन के सामने अपने गुनाहों को कबूल करते हुए एल्डर लिन को फिर से मारने की कोशिश करने लगता है। पर इस बार डेविडसन एल्डर लिन के बगल वाले बेड पे ही लेटा था और एल्डर लिन पे डेंजर आते देख मिस्टर युआन को चिढ़ाने लगा था। जिस वर्मिन ने मिस्टर युआन की हेल्प की थी, उस वर्मिन को अनप्रोफेशनल बोल के उसको गाली वाली भी देने लगा था। अपने बारे में गाली वाली सुन मिस्टर युआन की हेल्प करने वाला वर्मिन वहाँ अपने सीनियर के साथ आ जाता है और डेविड को धमकाने लगता है। कौन है बे तू मोटू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनप्रोफेशनल बोलने की? तुम कौन से सेक्ट से हो? सेक्ट का नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें मारने का या छोड़ने का सोच सकूं। वर्मिन की बातें सुन डेविडसन बोलने लगता है कि वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, पर बचपन में उसे एक बूढ़ा पगलेट मास्टर जरूर किडनैप कर लिया था और गोल्डन फीनिक्स माउंटेन में उसे जबरदस्ती पढ़ाने लगा था। वर्मिन गोल्डन फीनिक्स माउंटेन के बारे में उतना कुछ नहीं जानता था, बस वो इतना जानता था कि गोल्डन फीनिक्स माउंटेन एक बेकार सी जगह है जहाँ की वुल्व्स, टाइगर और दूसरे बीस्ट अंधे और लंगड़े थे, जो पता नहीं क्यों इंसानों से बहुत घबराते थे। कुछ ना समझ के कुछ ना जान के वर्मिन सॉर्सरर डेविडसन पे हमला कर देता है। अपने एक जायंट सेंटीपीड को डेविडसन पे अनलीज कर देता है। जायंट सेंटीपीड कोई मामूली सेंटीपीड नहीं था, बल्कि एक हेडिस ग्रीन सेंटीपीड था, जो इतना जहरीला था कि उसे छूने से ही कोई मर सकता था। वर्मिन सॉर्सरर फुल श्योर था कि डेविडसन जहर से मरने वाला था और डेविडसन के मरते ही वर्मिन सॉर्सरर मिस्टर युआन से और ज्यादा पैसे मांगने वाला था। पर उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो गया था जो अपने सपने में भी वो कभी नहीं सोचा था। डेविडसन हेडिस ग्रीन सेंटीपीड को पकड़ के कच्चा चबा रहा था। जो सेंटीपीड लाखों लोगों को बस छूने भर से ही मार देता था, वो सेंटीपीड आज डेविडसन का खाना बन रहा था। सीन स्टार्ट होता है ट्रेन से, जहां वर्मिन सॉर्सरर और डेविड आमने सामने थे। जहां वर्मिन सॉर्सरर डेविड की हरकतों को देख खौफ में आ गया था और उसका खौफ में आना जायज भी था। जो ग्रीन हेडिस सेंटीपीड बेहद जहरीला था, जिसे छूने भर से हाथी तक मर सकता था, उसी ग्रीन हेडिस सेंटीपीड को डेविड कच्चा चबा रहा था। ऊपर से हेडिस सेंटीपीड को वो वाइन के साथ भजिया बना के खाने की बात कर रहा था। ग्रीन हेडिस सेंटीपीड को पूरी तरह खत्म करके डेविड गायब हो जाता है और पल भर में ही वर्मिन सॉर्सरर के पीछे पहुंच के उसे गर्दन से पकड़ लेता है। तुम्हें पता है कीड़े कि गोल्डन फीनिक्स माउंटेन में बीस्ट लंगड़े क्यों हैं? इंसानों से इतना डरते क्यों हैं? वो सब मेरी वजह से डरते हैं। उनको लंगड़ा मैंने किया है और तुम्हें मारने में मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। डेविड का ये रूप देख एल्डर लिन ही नहीं, मिस्टर युआन भी कांप रहा था और वर्मिन सॉर्सरर तो डेविड के छूने भर से ही बेहोश हो गया था।
पर वर्मिन का सीनियर इंटेलिजेंट था। अपने शैमेनिक आर्ट से वो सिचुएशन को समझ लिया था। उसके सामने उसका जूनियर एक जायंटिक रैटल स्नेक का शिकार बन रहा था। वर्मिन के सीनियर का नाम उका था और वो शैमेनिक आर्ट में बहुत पावरफुल था। शैमेनिक आर्ट विचक्राफ्ट का ही एक ब्रांच था, पर ज्यादातर उसके स्पेल नेचर से बिलोंग करता था। उका अब डेविड को पहचान लिया था और डेविड को वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि उका रिलेशन से डेविड के जूनियर का ग्रैंड अप्रेंटिस था, मतलब टेक्निकली वो डेविड का भी ग्रैंड अप्रेंटिस था। उका पहचान करवा के अपने आप को डेविड से बचा लिया था, पर मिस्टर युआन का किस्सा अब खत्म होने वाला था, क्योंकि डेविड ने उका को मिस्टर युआन के हाथ पैर काट के अगले स्टेशन में उसे फेंक देने का ऑर्डर उका को दे दिया था। उका लकी था कि वो डेविड के जूनियर का स्टूडेंट था। डेविड की डिमोनिक साइड से बच पाया था, पर उसका जूनियर उतना लकी नहीं था। डेविड से पंगा लेके वो मौत की नींद सो लिया था। डेविड की पावर्स देख एल्डर लिन डेविड को सवाल पे सवाल पूछने लगता है। वो कौन है, उका और वर्मिन कौन थे, बोल के डेविड से एल्डर लिन पूछने लगता है। सवाल सुन डेविड एल्डर लिन को उसे इतना फॉर्मली बात ना करने को बोलता है, उसे बस मोटू बोल के बुलाने को बोल देता है। डेविड अपना इंट्रोडक्शन देता है और उका को उसके जूनियर का एक ग्रैंड अप्रेंटिस और वर्मिन को पता नहीं कहाँ का एक कीड़ा बोल के सब कुछ क्लियर कर देता है। एल्डर लिन को उसके पावर्स के बारे में समझाने के लिए डेविड एल्डर लिन को अपना हिस्ट्री बताने लगता है। डेविड सुन बोलने लगता है कि वो 9 वुमेन वेन पोजेस करके पैदा हुआ था। नॉर्मली तो उसे मर जाना चाहिए था, पर उसके जाहिल साइको मास्टर ने बचपन में ही उसका किडनैप कर लिया था और जंगल के पहाड़ों में उसको पाला पोसा था, उसको जबरदस्ती ट्रेन किया था। क्योंकि नेचर के साथ वो बड़ा हुआ था तो नेचर के डेंजर से वो कभी नहीं घबराया था। स्नेक्स और टाइगर के साथ वो बचपन में ही खेला था। इविल स्पिरिट से वो चोर पुलिस खेलता था। क्योंकि डेविड अब बड़ा हो चुका था तो मेजोरिटी चीजें सिखा के डेविड के हाथों में एक स्क्रोल दे के डेविड का मास्टर उसे अपने माता पिता से मिलने का और खुद से डेवलप होने के लिए माउंटेन से जाने का परमिशन दे दिया था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि डेविड का मास्टर बहुत पावरफुल था और ओवर पावर डेविड भी अपने मास्टर को कभी हरा नहीं पाया था, पर अपने मास्टर से डेविड बेदर्दी से मार जरूर खाता था। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि डेविड हमेशा अपने मास्टर को साइको बास्टर्ड बोल के बुलाता था, क्योंकि जब भी उनके पास कोई इलाज के लिए आता था तो लड़कियों को खुद मास्टर और लड़कों को ना चाह के भी डेविड इलाज करता था। जब डेविड अपने डेस्टिनेशन पे सांगजिंग स्टेशन पे पहुंच जाता है तो डेविड को लेने उसका जूनियर और मास्टर का सेकंड डिसाइपल आया होता है। कोइंसिडेंटली डेविड का जूनियर प्रोफेसर फैंग और एल्डर लिन पहचान वाले थे और देखते ही देखते सब लोग घुल मिल गए थे। हमें यहाँ पे पता चलता है कि प्रोफेसर फैंग एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर का इलाज कर रहा था और फर्स्ट सीट डॉक्टर के पोजीशन में होते हुए भी प्रोफेसर फैंग एल्डर लिन के ग्रैंड डॉटर का इलाज ठीक से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर का इलनेस साइंस को पता ही नहीं चल पा रहा था। एल्डर लिन से थोड़ा बहुत बातचीत करके प्रोफेसर फैंग और डेविड अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। डायरेक्टली डेविड सुन के असली घर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर बहुत मॉडर्न था और ऐसे यूनिक शहर के बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को देख डेविड सरप्राइज पे सरप्राइज हो रहा था। कोई बिल्डिंग डेविड को किसी पैंट की तरह तो कोई बिल्डिंग खाने वाले बर्तन की तरह डेविड को लग रहा था। डेविड तो मोबाइल के जीपीएस से भी अनजान था और इतना सब इंटरेस्टिंग चीजों को छोड़ के वो माउंटेन में बस मेडिकल बाथ और वुडू प्रैक्टिस करता था बोल के डेविड गुस्से से भड़क रहा था। ट्रैवल करते करते दोनों एक बड़े से मैंशन के पास पहुंचते हैं, जहां डेविड सोच रहा था कि वो बड़ा सा मैंशन प्रोफेसर फैंग मतलब उसके जूनियर ब्रदर का है। वहीं प्रोफेसर फैंग डेविड को समझाने लगता है कि वो बड़ा सा मैंशन खुद डेविड का उसके फैमिली का है। डेविड एक्चुअली एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, बस बीमारी के चक्कर में उसे सब कुछ छोड़ पहाड़ी पे जाना पड़ा था। 18 साल बाद डेविड अपने माता पिता से मिल रहा था और मिलन बहुत इमोशनल था। डेविड की एक जवान बहन भी थी जो डेविड से मिलके उतना खुश बिल्कुल नहीं थी। डेविड को देखते ही वो उसको एक कचरा समझने लगी थी। डेविड को एक गवार समझ के उसको परेशान करने के लिए वैन वैन डेविड की बहन उसे अपने कमरे में ले जाती है। वैन वैन का कमरा रेप्टाइल्स और पॉइजनस इंसेक्ट से भरा हुआ था। जैसी बहन वैसा ही भाई था, पर ये बातें वैन वैन को कहाँ पता था। वैन वैन सोच रही थी कि डेविड स्नेक्स को देख घबरा जाएगा, डर जाएगा, पर उल्टा डेविड स्नेक्स को देख इम्प्रेस हो गया था। नेक्स्ट डेविड को डराने के लिए वैन वैन एक ब्लैक विडो स्पाइडर ले आती है, पर डेविड तब भी नहीं डरा, उल्टा ब्लैक विडो स्पाइडर से वो खेलने लगा। एक टाइम पे वैन वैन डेविड को सबक सिखाना चाहती थी, डराना चाहती थी, पर ब्लैक विडो स्पाइडर को डेविड के मुंह पे रेंगते देख वैन वैन भी बहुत घबरा गई थी, क्योंकि वैन वैन डेविड को परेशान जरूर करना चाहती थी पर मारना बिल्कुल नहीं चाहती थी। पर डेविड अब भी नहीं डर रहा था। अरे सिस्टर, ये तो बेबी स्पाइडर हैं, मेरे पास तो इससे बड़े बड़े ब्लैक विडो स्पाइडर हैं, बोल के डेविड अपना पेट बॉक्स खोल देता है। पेट बॉक्स से डेडली ऑरा निकल रहा था, क्योंकि डेविड के पेट कोई मामूली कुत्ते बिल्ली नहीं थे, बल्कि विचक्राफ्ट से इन्फेस्टेड डेडली क्रिएचर्स थे।
पेट बॉक्स के अंदर एक से बढ़कर एक पॉइजनस क्रिएचर्स थे, जिसे देख वैन वैन दूर भाग गई थी और डर के मारे कांपती चली जा रही थी। उसी पेट बॉक्स से डेविड एक डेडली जायंट ब्लैक स्पाइडर को निकालता है और उसके साथ खेल के वैन वैन को वो इम्प्रेस कर देता है। ये वही स्पाइडर था जिसे लेने के लिए डेविड स्पाइडर के केव में घुस गया था और मिलियंस ऑफ स्पाइडर के बीच इसी मोटे स्पाइडर को वो चुन लिया था। कुछ स्पाइडर्स डेविड को अटैक किए थे, पर डेविड को ना मार के डेविड के पॉइजन से वो खुद मर गए थे। डेविड के पास रह रहे के ब्लैक विडो स्पाइडर बहुत इंटेलिजेंट हो गया था। डेविड के कहने पे उठ और डेविड के कहने पे बैठने लगा था। डेविड को अपना कूल ब्रदर समझ के उससे इम्प्रेस होके वैन वैन कार रेसिंग का मुद्दा ले आती है और जबरदस्ती डेविड को कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करवा देती है। डेविड अपने बुने हुए जाल में फंस चुका था। मुझे ड्राइविंग आती है बोल के वो क्यों बोला था बोल के पछता रहा था। देखते ही देखते दोनों कार रेसिंग स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं और वहां वो लोग सिन सिन बोल के एक लड़की से मिलते हैं। सिन सिन भी वैन वैन की तरह डेविड को देखते ही गलत समझ ली थी। एक मोटू गवार का यहाँ क्या काम है बोल के बोलने लगी थी। तब सिन सिन से वैन वैन अपने भाई को इंट्रोड्यूस करवाती है। मेरा भाई स्ट्रॉन्गेस्ट है बोल के वो दावा करने लगती है। तभी वहाँ स्ट्रॉन्ग डॉग बोल के एक गैंगस्टर आ जाता है और वैन वैन का मजाक उड़ाते हुए पैसों की बोली लगाने लगता है। स्ट्रॉन्ग डॉग के बदतमीजी को देख डेविड भी बोली लगाया था, बस वो एक पैसे का चिल्लर का बोली लगाया था। देखते ही देखते रेसिंग शुरू हो जाता है और गाड़ी पे बैठते ही वैन वैन को पता चल जाता है कि उसके भाई को गाड़ी चलाना आता ही नहीं है, पर फिर भी वो रेस जीत जाते हैं। गाड़ी चला के नहीं बल्कि गाड़ी को पीछे से ढकेल के डेविड रेस जीत जाता है। डेविड और वैन वैन के जीतते ही वहाँ लड़ाई का माहौल शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि वैन वैन की बेस्ट फ्रेंड सिन सिन भी अपने दोस्त की दुश्मन बन जाती है और वैन वैन से फोन छीन के स्ट्रॉन्ग डॉग को दे देती है। जब डेविड देखता है कि उसकी बहन को स्ट्रॉन्ग डॉग छेड़ रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, तो डेविड स्ट्रॉन्ग डॉग की उंगलियों को ही मोड़ देता है, सबको मार मार के सबक सिखा देता है और गुस्सेल स्ट्रॉन्ग डॉग को एक सेंटीपीड खिला के उसे ओबीडियंट बना देता है और उससे 3 मिलियन का बोली ले लेता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं और गैंगस्टर्स के साथ डेविड को भी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जब डेविड से सवाल जवाब किया जाता है तो वहाँ कॉमेडी शुरू हो जाता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि डेविड का जेंडर क्या है, पर डेविड समझता है कि उसे कौन सा जेंडर पसंद है और जवाब में डेविड फीमेल बोल के पुलिस वालों को दंग कर देता है। फिर पुलिस वालों को अंकल बोल के दोनों यंग ऑफिसर्स को डेविड इंसल्ट करने लगता है। वहीं दूसरे एक सेल में इंस्पेक्टर एक क्रिमिनल को इंटरोगेट कर रहा था, पर क्रिमिनल कुछ नहीं बता रहा था। क्रिमिनल एक तरीका का ढीठ था और मुंह खोलने से ज्यादा वो मरना पसंद करता था। इन सब चीजों को डेविड सुन लेता है और इंस्पेक्टर से वो एक डील करता है। अगर वो क्रिमिनल से सब कुछ सच सच कन्फेस करवा दिया तो उसे उसके गलती का माफी मिल जाएगा। सब सुन इंस्पेक्टर डेविड की बातों को मान जाता है, पर अगर डेविड फेल हुआ तो उसे डबल सजा मिलेगा बोल के कंडीशन दे देता है। जैसे ही डेविड क्रिमिनल के पास जाता है, क्रिमिनल उसे मोटू पिग बोल के इंसल्ट करने लगता है, पर डेविड उसके सर पे एक्यूपंक्चर नीडल डाल के क्रिमिनल को बेहोश कर देता है। जो क्रिमिनल कुछ देर पहले कुछ ना बोल के मरना चाहता था, उसे अब सच में हेल दिखाई देता है। हेल का लॉर्ड यमराज दिखाई देता है। क्रिमिनल को दिखाई देता है कि हेल में उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उबलते तेल में और जलती आग में उसे फ्राई किया जा रहा है। सीन बहुत भयानक था और क्रिमिनल इतना डर गया था कि हेल के लॉर्ड से बचने के लिए पुलिस वालों को वो सब कुछ सच सच बता दिया था। सीन स्टार्ट होता है पुलिस स्टेशन से, जहाँ कॉकरोच हुआ रहम की भीख मांग रहा था। किसी भी हाल में हेल के टॉर्चर से खुद को बचाना चाहता था और क्योंकि कॉकरोच हुआ सब कुछ सच सच बता दिया था, तो डेविड उसे इटर्नल टॉर्चर से बाहर भी निकाल लाया था। सब कुछ जान के पुलिस कैप्टन स्ट्रॉन्ग डॉग और उसके गैंग पे फाइन लगा देता है और डेविड को कंडीशन के मुताबिक पुलिस स्टेशन से घर जाने का परमिशन तो नहीं देता, पर पुलिस स्टेशन में सुस्ताने का परमिशन जरूर दे देता है और डेविड सुस्ताता भी है, वो भी अपने घर की तरह। 3 घंटे बाद पुलिस कैप्टन वापिस आता है और डेविड को सवाल जवाब करने लगता है, जहाँ डेविड मैं निर्दोष हूँ, मुझे घर जाने दो बोल के चीख चिल्ला रहा था। पुलिस वाले मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं बोल के बोल रहा था। वहीं पुलिस कैप्टन डेविड से कॉकरोच हुआ के बारे में कुछ जानना चाहता था। पुलिस कैप्टन जानना चाहता था कि डेविड ने ऐसा क्या किया कि जिद्दी ढीठ कॉकरोच हुआ सब कुछ बोल पड़ा। डेविड पुलिस कैप्टन को एक्यूपंक्चर के बारे में और इधर उधर के वुडू स्पेल्स के बारे में बोल के पुलिस कैप्टन को गुमराह करके अपने आप को इंट्रोगेशन से बचा लेता है और उल्टा एक लड़कियों से घिरे रहने का स्पेल का लालच देख के पुलिस स्टेशन से धक्के खा के बाहर आ जाता है। बाहर डेविड का इंतजार उसका फैमिली कर रहा था और डेविड को सलामत देख बहुत खुश हो रहा था। घर पे जहाँ दोनों भाई बहन जीते हुए पैसों को लेके लड़ रहे थे, वहीं डेविड का फादर आके खुद सारे पैसों को रख लेता है और दोनों के झगड़े को वहीं खत्म कर देता है। अगले दिन प्रोफेसर फैंग और डेविड हॉस्पिटल जा रहे थे और हॉस्पिटल में वो लोग एल्डर लिन के ग्रैंड डॉटर की इलाज के लिए जा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर फैंग फर्स्ट चाइल्ड डॉक्टर होने के बावजूद भी एल्डर लिन के ग्रैंड डॉटर की बीमारी को पहचान नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे डेविड की मदद की जरूरत था।
हॉस्पिटल में एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी और हर वक्त उसके तबीयत की मॉनिटरिंग की जा रही थी। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर बचपन में ही अपने माता पिता को एक एक्सीडेंट में खो दी थी और धीरे धीरे डिप्रेशन में वो जाने लगी थी। एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर के एक्सरे और एग्जामिनेशन रिजल्ट को बिना देखे भी डेविड ग्रैंड डॉटर की बीमारी को समझ चुका था और उसके सिम्टम्स को आगे से डेविड सबको बताने लगा था। डेविड बोलता है कि बीमारी 3 साल पहले शुरू हुई थी। बीमारी के स्टार्टिंग में ग्रैंड डॉटर सर चकराना और उल्टी जैसे सिम्टम्स प्रेग्नेंट लेडी की तरह महसूस करती थी। फिर धीरे धीरे ग्रैंड डॉटर की भूख प्यास ही मिट गई और खाना पीना छोड़ के बेहोशी रहने लगी। कभी कभी तो अपने मरे हुए मॉम डैड को ग्रैंड डॉटर बुलाती भी थी। सब कुछ सही सही और डिटेल्स में बता के डेविड एल्डर लिन को सरप्राइज कर दिया था और मैं इसको मिनटों में ठीक कर सकता हूँ बोल के दावा करने लगा था। पर इलाज करने के लिए उसे उसका सामान चाहिए था जो कि कार की डिक्की में ही रह गया था। जब डेविड को पूछा जाता है कि बीमारी का कारण क्या है तो डेविड एक ऑक्टाजेनेरियम बग के बारे में सबको बताने लगता है। ऑक्टाजेनेरियम बग एक पैरासाइट था जो एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर के बॉडी को अपना घर बनाया था। तभी वहाँ मेडिसिन के साथ एक नर्स आ जाती है और एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर को मेडिसिन देने की कोशिश करती है, पर प्रोफेसर फैंग उसे मना कर देता है और मिस्टर वैंग वैंगबो को बुलाने का ऑर्डर नर्स को दे देता है। नर्स इससे बिल्कुल खुश नहीं थी और अंदर ही अंदर कुछ प्लान करने लगी थी। उसी बीच डेविड हॉस्पिटल के नीचे जा रहा था, पर आधे रास्ते से मैं गुम हो जाऊंगा बोल के वापिस आ गया था। प्रोफेसर फैंग हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी से डेविड के सामान लेने को भेज दिया था और एल्डर लिन को डेविड और डेविड के मास्टर के बारे में बताने लगा था। प्रोफेसर फैंग बोलता है कि डेविड के मास्टर का उम्र 120 साल का है और उसमें कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि विचेस और वॉरलॉक काफी लंबी उम्र तक जीते हैं। डेविड उनका सबसे पहला स्टूडेंट था और डेविड का इलाज करने के लिए ही मास्टर प्रोफेसर फैंग को घर जाते समय शहर से किडनैप करके खींच के गोल्डन फिनिक्स माउंटेन पे लाया था। यहाँ तक कि प्रोफेसर फैंग को पॉइजन की धमकी दे के डेविड का इलाज करवाया था। प्रोफेसर फैंग ये भी बोलता है कि गोल्डन फिनिक्स माउंटेन में पहुँच के वहाँ कुछ दिन बिता के दुनिया को देखने की नजरिया ही उसकी बदल गई। गोल्डन फिनिक्स माउंटेन में एक से बढ़ के एक एक्सपेंसिव हर्ब्स थे जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते थे, पर गोल्डन फिनिक्स माउंटेन डेंजरस जगह था जहाँ बीच का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। पर गोल्डन फिनिक्स माउंटेन से प्रोफेसर फैंग बहुत कुछ सीखा था। वहाँ के मास्टर से ज्यादा नॉलेजेबल शायद ही दुनिया में कोई था। वहाँ रहते रहते डेविड से प्रोफेसर फैंग का लगाव हो गया और उसे प्रोफेसर फैंग सीनियर बोल के बुलाने लगा। उसके सामने ही डेविड बड़ा हुआ और देखते ही देखते प्रोफेसर फैंग मास्टर का सेकंड डिसाइपल मतलब स्टूडेंट बन गया। प्रोफेसर फैंग मास्टर के 3rd और 4th स्टूडेंट्स के बारे में उतना कुछ नहीं जानता था, तो 5th स्टूडेंट के बारे में प्रोफेसर फैंग जरूर जानता था। मास्टर का 5th स्टूडेंट था दादेर, जिसका खुद का एक सेक्ट था और जो मास्टर से हमेशा जलता रहता था और उसी जलन के मारे गोल्डन फिनिक्स माउंटेन में उसने अपने 100 स्टूडेंट के साथ हमला कर दिया था और वही उसका सबसे बड़ी गलती था। उसी दिन डेविड बहुत गुस्से में था क्योंकि उस दिन मास्टर उसे हिरन का मीट खाने नहीं दिया था और उसी गुस्से में डेविड दादेर के स्टूडेंट के साथ उलझ गया था। देखते ही देखते डेविड दादेर के 30 स्टूडेंट को अपने मार्शल आर्ट से नॉकआउट कर दिया था। दूसरे 30 स्टूडेंट्स को पॉइजन और इंसेक्ट से बेहोश कर दिया था। बाकी 30 स्टूडेंट्स डेविड के वुडू स्पेल का शिकार हो गए थे और जो 10 स्टूडेंट्स रह गए थे वो डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। ये सब देख दादर सहम गया और मास्टर का 5th डिसाइपल बन गया और अपने सेक्ट को गोल्डन फिनिक्स माउंटेन के सेक्ट में मर्ज कर दिया। दादर वही जूनियर था जिसका ग्रैंड डिसाइपल उका था, जो डेविड को ट्रेन में मिला था और जो डेविड के सामने झुक गया था। बातचीत के बीच कमरे में मिस्टर वांग वांगबो आ जाता है और मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है बोल के बोलने लगता है। तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया था और डेविड का सामान उठाते उठाते उसका कमर ही अकड़ गया था। मिस्टर वांग वांगबो एक जाना माना चाइनीज मेडिकल प्रैक्टिशनर था जो एंशिएंट चाइनीज मेडिकल टेक्निक प्रैक्टिस करता था। डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक टीचर भी था जो न्यू डॉक्टर्स को ट्रेन करता था और आज वो खुद डेविड से बहुत कुछ सीखने वाला था। सबको बिठा के डेविड एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर की बीमारी के बारे में सबको एक्सप्लेन करने लगता है। बीमारी की वजह एक इंटीरियर फ्ली है जो कि एक पैरासाइट है बोल के बोलने लगता है। तभी वहाँ 2 अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल जाओ डेजुन और नर्स आके डेविड की काबिलियत पे शक करने लगते हैं। डेविड को गवार बोलने लगते हैं और डेविड को पेशेंट के पास आने देने के लिए प्रोफेसर फैंग को इंसल्ट भी करने लगते हैं। वाइस प्रिंसिपल की बदतमीजियों को देख डेविड वाइस प्रिंसिपल जाओ डेजुन को जवाब देने लगता है। ओए भैंसे, तुम क्या इस लड़की की इलाज करते हो? क्या तुम इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हो? क्या तुम इस लड़की के रिश्तेदार हो? नहीं ना, तो यहाँ भाषण देने क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं बोल के डेविड वाइस प्रिंसिपल जाओ डेजुन को बेइज्जत करने लगता है। क्योंकि एल्डर लिन का कोई एतराज नहीं था और प्रोफेसर फैंग
द चीफ डॉक्टर डेविड को हॉस्पिटल में ग्रैंड डॉटर का इलाज करने को परमिशन दे चुका था, तो डेविड इलाज शुरू कर देता है। सबको सरप्राइज करके डेविड अपना टूल बॉक्स खोलता है, जिसमें एक से बढ़कर एक वेनोमस क्रिएचर्स होता है। जो क्रिएचर्स दुनिया के और कहीं पे नहीं मिलता था, वो सब क्रिएचर्स डेविड के टूल बॉक्स पे था। उन्हीं वेनोमस क्रिएचर्स में से डेविड एक सेंटीपीड को उठाता है और उसे देखते ही देखते खाने लगता है, और इस प्रोसेस में वाइस प्रिंसिपल को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद डेविड टूल बॉक्स से एक सिल्वर विंड स्नेक को निकालता है और सिल्वर विंड स्नेक को ग्रैंड डॉटर को काटने का कमांड दे देता है। सिल्वर विंड स्नेक एक रेयर स्पीसीज ऑफ स्नेक था, जिसके बारे में मिस्टर वांग वांगबो बस किताबों में ही पढ़ा था। स्नेक के काटने से ही पॉइजन ग्रैंड डॉटर के बॉडी में फैलने लगता है, और उसी पॉइजन को डेविड अपने एक्यूपंक्चर स्किल से नीडल से कंट्रोल करने लगता है। क्योंकि डेविड विंडसेक्ट एक्यूपंक्चर कर रहा था, तो उसके तरीकों को देख, उसके स्किल्स को देख, उसके परफॉर्मेंस को देख मिस्टर वांग वांगबो बहुत इम्प्रेस हो गया था। क्योंकि विंडसेक्ट एक्यूपंक्चर एक लॉस्ट टेक्निक था, तो उसी टेक्निक को यूज करके डेविड मिस्टर वांग वांगबो की नजरों में एक मास्टर डॉक्टर बन गया था। देखते ही देखते पॉइजन की मदद से और एक्यूपंक्चर से डेविड ग्रैंड डॉटर के बॉडी से पैरासाइट को निकाल दिया था, जो एक तरीके के कीड़े की तरह ही लग रहा था। उसके बाद डेविड ग्रैंड डॉटर को एक पॉइजन रिपेलेंट पिल दे के पूरी तरह से हील भी कर दिया था। ये सब देख मिस्टर वांग वांगबो भी डेविड से पॉइजन रिपेलेंट पिल मांगने लगता है, और क्योंकि मिस्टर वांग वांगबो अमीर था, तो उसको अपने साइड में करने के लिए डेविड उसको पिल दे देता है और उसके बदले गोल्डन एक्यूपंक्चर नीडल ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है मैंशन पे, जहाँ डेविड अपने घर वापस आ चुका था और मेडिटेट कर रहा था। मेडिटेशन के प्रोसेस में डेविड के पेट बॉक्स से सारे पॉइजनस क्रिएचर्स बाहर आ गए थे और डेविड को घेरने लगे थे। स्नेक उस पे पॉइजन स्पिट कर रहे थे, वहीं स्पाइडर, स्कॉर्पियन और सेंटीपीड डेविड के बॉडी को कवर करने लगे थे। उस पे डंक मार मार के डेविड के इनर सर्कल को ग्रो कर रहे थे। डेविड को माउंटेन छोड़ते टाइम उसके मास्टर ने उसे एक स्क्रोल दिया था। स्क्रोल में आगे बढ़ने का, इवॉल्व होने का तरीका लिखा गया था। डेविड उस स्क्रोल को पढ़ ही रहा था कि प्रोफेसर फेंग फिर से आ जाता है और डेविड को अपने साथ पीस किंग रेसिडेंस ले जाने की बात करने लगता है। दोनों कार से जा ही रहे थे कि रोड पे एक हंगामा हो जाता है। एक आदमी उनके कार के सामने आके वुंडेड होने का नाटक करने लगता है। प्रोफेसर फेंग उसका इलाज करने की कोशिश तो करता है, पर वो आदमी साफ साफ मना कर देता है और बदले में पैसे मांगने लगता है। वो आदमी एक स्कैमर था, जो रोड पे आने जाने वाले लोगों को स्कैम करके पैसे मांगता था, और इस बार वो सक्सेसफुल भी हो गया था। डेविड प्रोफेसर फेंग को उस आदमी को पैसे देने को बोलता है, क्योंकि उस आदमी के सर पे मौत मंडरा रहा होता है। ग्रिम रीपर उस आदमी पे अपना साइट घुमा चुका था और वो आदमी पल भर का ही मेहमान था। जैसे ही वो आदमी अपना नेक्स्ट शिकार देखता है, उनकी गाड़ी के सामने वुंडेड होने का नाटक करने लगता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और ग्रिम रीपर डेविड को देख मुस्कुराने लगता है। सीन स्टार्ट होता है किंग रेसिडेंस होटल से, जहां डेविड और प्रोफेसर फेंग पहुंच चुके थे, जहां हर कोई क्लासिकल चाइनीज फॉर्मल ड्रेस पहने थे और अपने गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। फॉर्मल ड्रेसेस का डेविड उतना बड़ा फैन नहीं था और क्लासिकल लेडीज को देख डेविड अजीब सा महसूस कर रहा था। प्रोफेसर फेंग डेविड को 5 स्टार होटल किंग रेसिडेंस के बारे में, किंग रेसिडेंस के एथिक्स के बारे में डेविड को बता ही रहा था कि डेविड उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया था। प्रोफेसर फेंग को छोड़ वो कहीं और चला गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड को एक ब्यूटीफुल लड़की दिख गई थी, जिसका पीछा करते करते डेविड प्रोफेसर फेंग को छोड़ दूर चला गया था और लड़की को छिपते छिपाते स्टॉकिंग कर रहा था। दूसरी तरफ प्रोफेसर फेंग डाइनिंग टेबल में अपने गेस्ट के साथ बैठ चुका था और मीटिंग के बारे में बोलते बोलते डेविड के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ नटालिया ब्रॉडमैन एंट्री मारती है और मीटिंग में लेट पहुंचने के लिए वो सबसे माफी मांगने लगती है। नटालिया बोलने लगती है कि उसे रास्ते में एक मोटू पर्वत मिल गया था, जिसकी वजह से वो लेट हो गई थी। मीटिंग में टाइम पे वो नहीं पहुंच पाई थी। नटालिया ब्रॉडमैन एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट थी और एक्सपीरियंस पाने के लिए, मेडिकल नॉलेज पाने के लिए प्रोफेसर फेंग के हॉस्पिटल में वो आई थी। नटालिया वही लड़की थी जिसका डेविड पीछा कर रहा था। शायद फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो अपने आप को परवर्ट साबित कर दिया था। मोटू का नाम सुनते ही प्रोफेसर फेंग समझ चुका था कि हो ना हो इसमें डेविड का ही हाथ था, और देखते ही देखते डेविड वहां आ भी गया था। डेविड को देखते ही नटालिया डेविड को परवर्ट समझ के हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पीछे वो छिप गई थी और डेविड को वहां से जाने को वो बोल रही थी। जहां डायरेक्टर सब कुछ देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, वहीं प्रोफेसर फेंग डेविड को सबवे मोलेस्टर बोल के डांट रहा था। कुछ टाइम में सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और मेन मुद्दे के बारे में बातचीत करने लगते हैं। प्रोफेसर फेंग और डायरेक्टर नटालिया को डेविड को सौंप देते हैं और सब कुछ सिखाने का जिम्मा वो लोग डेविड को दे देते हैं, पर नटालिया उसके खिलाफ थी। वो डेविड से कुछ भी सीखना नहीं चाहती थी। नटालिया के नजरों में डेविड एक गवार था, परवर्ट था, जिसका प्लेस किसी गांव के तबेले पे था।
नटालिया प्रोफेसर फैंग पे इल्जाम लगाने लगती है। प्रोफेसर फैंग को मोटू से पैसे लेके ये सब कर रहे हो बोल के चीखने लगती है। प्रोफेसर फैंग का इंसल्ट सुन डेविड भड़क जाता है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि पहली नजर में ही तुमसे मुझे प्यार हो गया था, पर तुम तो बदतमीज निकली बोल के डेविड गुस्सा होने लगता है और अपने जूनियर प्रोफेसर फैंग के बारे में सबको बताने लगता है। डेविड बोलने लगता है कि प्रोफेसर फैंग एक नेक दिल इंसान है जो अपने बारे में बाद में और दूसरों के बारे में पहले सोचता है। इसी कैरेक्टर की वजह से प्रोफेसर फैंग एक दिन पैंथर से डेविड को बचाया था। जब डेविड एक छोटा सा बच्चा था तो वो एक ब्लैक पैंथर के सामने आ गया था। तब प्रोफेसर फैंग ने ही ब्लैक पैंथर को हराया था और खुद बेहद घायल हो गया था। उसी बहादुरी की वजह से प्रोफेसर फैंग कई दिनों तक बेहोश हो गया था और मास्टर के मेडिसिन की वजह से ही हील हो पाया था। पर उसी प्रोसेस में प्रोफेसर फैंग डेविड का हीरो बन गया था। क्योंकि नटालिया उसी प्रोफेसर फैंग को इंसल्ट की थी तो उसे प्रोफेसर फैंग से माफी मांगना पड़ेगा और माफी ना मांगी तो कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा बोल के डेविड भड़क रहा था और नटालिया के करीब आ गया था। डेविड इतना गुस्सा हो गया था कि डेविड के बॉडी से डार्क एनर्जी निकलने लगा था। डेविड के चारों ओर स्नेक्स आ चुकी थी और डार्क एनर्जी ग्रीम रीपर का रूप ले ली थी। नटालिया सहम सी गई थी क्योंकि मौत खुद उसके सामने जो खड़ी थी। ये सब देख तुरंत प्रोफेसर फैंग डेविड को रोक लिया था, वरना वेनोमस स्पिरिचुअल स्नेक नटालिया पे अपना कुंडली कस चुका था। प्रोफेसर फैंग डेविड को समझाने लगता है कि उसे किंग रेसिडेंस में होटल का रूल्स फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये गोल्डन फिनिक्स माउंटेन नहीं है बल्कि शहर है। प्रोफेसर फैंग की बातें सुन डेविड अपनी डार्क एनर्जी को अपने अंदर फिर से समाने लगता है, अपने स्पिरिट्स को अनसमन करने लगता है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किंग रेसिडेंस में आज तो खून खराबा होना ही था क्योंकि उसी वक्त किंग रेसिडेंस के ओनर का ग्रैंडसन वहां अपने गैंग के साथ आ गया था और गलतफहमी का शिकार बन के डेविड पे हमला कर दिया था। ग्रैंडसन को लगा था कि कोई आत्मा एक मासूम लड़की पे हमला कर रहा है और उसी आत्मा को डेविड कंट्रोल कर रहा है। ग्रैंडसन डेविड को अपने बैट से जोर से मारता है पर डेविड को तो कुछ नहीं होता, वहीं बैट जरूर टूट जाता है। ये सब देख ग्रैंडसन के गैंग मेंबर्स भी डेविड पे टूट पड़ते हैं और थप्पड़ से लेकर किक खा के वहीं गिर जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं और सबको हाथ ऊपर करने को बोलने लगते हैं। पुलिस को देख डेविड अपना रंग बदलने लगता है। बचाओ मुझे, ये गुंडे मुझे बहुत मारे हैं, मेरा सर फोड़ दिए हैं बोल के नाटक करने लगता है। पर पुलिस कैप्टन डेविड को अच्छे से जानता था, वो डेविड के ऐसे एक्शन में फंसने वाला नहीं था। पुलिस कैप्टन डेविड को धर लेता है और उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में ले जाता है, जहाँ दूसरे पुलिस वाले डेविड को देख चिढ़ा रहे थे। अरे 2 दिन पहले ही तो गए थे, आज फिर से आ गए, क्या पुलिस स्टेशन से प्यार हो गया बोल के डेविड की हंसी उड़ा रहे थे। वहीं डेविड रोने लगा था, बच्चों की तरह गिड़गिड़ाने लगा था। पुलिस कैप्टन बोलने लगता है कि डेविड इस बार सच में मुसीबत में है क्योंकि उसने किंग रेसिडेंस के मालिक के थर्ड ग्रैंडसन से पंगा ले लिया है। ये सब सुन डेविड बिल्कुल टेंशन में नहीं था, बल्कि पुलिस कैप्टन से उसे बाथरूम में ले जाने को बोल रहा था क्योंकि उसने अपने पिछवाड़े को लंबे समय से नहीं धोया था। दूसरी ओर प्रोफेसर फैंग के हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स एडमिट हुए थे। ये वही पेशेंट थे जो किंग रेसिडेंस होटल में डेविड से मार खाए थे। दूसरे डॉक्टर्स पेशेंट के एक्सरे को देख कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उनकी हड्डियों को कोई तोड़ के उल्टा जोड़ दिए थे। हड्डियों के एक्सरे को देख प्रोफेसर फैंग समझ चुका था कि हो ना हो इसमें जरूर डेविड का ही हाथ था। सीन शिफ्ट होता है सी किंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में, जहां थर्ड ग्रैंडसन डेविड का इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था क्योंकि वो किसी भी हालत में डेविड से वो इंसल्ट नहीं भूला था जो उसने किंग रेसिडेंस होटल में डेविड से पाया था। थर्ड ग्रैंडसन डेविड को और उसकी फैमिली को बर्बाद कर देना चाहता था, बदला लेना चाहता था। तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है और मोटू को उस पे छोड़ देने को बोलने लगती है। वो श्योर थी कि वो डेविड को हैंडल कर सकती थी क्योंकि वो डेविड की पावर से बेखबर जो थी। दूसरी ओर ऑफिसर्स डेविड के घर में छापा मार देते हैं और डेविड के फादर को बेवजह परेशान करने लगते हैं। उस पे पैसों की हेरा फेरी का इल्जाम लगा के घर की छानबीन करने लगते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन में स्पेशल फोर्स आ चुकी थी और जेल में घुस के कैदियों के मन में डर का माहौल क्रिएट कर रही थी। डेविड को मास्क वास्क लगा के स्पेशल फोर्स उसे वहां से ले जाते हैं और अपने सेंटर में लेके डेविड का मास्क खोल देते हैं। डेविड बहुत चालाक था और देखते ही स्पेशल फोर्स को वो पहचान लिया था और मुझे यहाँ पे क्यों किडनैप करके लाया हो बोल के पूछने लगा था। डेविड के एटीट्यूड से स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स बहुत इंप्रेस हुए थे और हमारे कैप्टन के कमांड पे तुम्हें यहाँ पे लेके आए हैं बोल के बोलने लगते हैं। तभी वाइल्ड बुल बोल के एक सोल्जर डेविड को चैलेंज कर देता है जिसे खुशी खुशी डेविड एक्सेप्ट भी कर लेता है। वाइल्ड बुल स्पेशल फोर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर था जिसे अपने पावर पे कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, पर जल्द ही वो सबक सीखने वाला था। जिस स्पीड से वाइल्ड बुल डेविड से लड़ने जाता है उसी स्पीड से वो डेविड से मार खा के बेहोश हो जाता है। नजारा सबको शॉक में डाल दिया था और स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग ग्राउंड पे हंगामा हो गया था। जो ऑफिसर्स सेफली लड़ो बोल रहे थे
हार जीत पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे बोल रहे थे, वही ऑफिसर्स अब डेविड को धमकाने लगे थे। तुमने वाइल्ड बुल को क्या कर दिया है बोल के चिल्लाने लगे थे। सब कुछ देख डेविड को तो ऑफिसर्स पे भरोसा ही उड़ गया था, क्योंकि उनकी बातों का वैल्यू ही जो नहीं रह गया था। गिरगिट की तरह ऑफिसर्स को देख डेविड बोल देता है कि वाइल्ड बुल 3 मिनट में ही जग जाएगा, और देखते ही देखते वाइल्ड बुल उठ भी खड़ा हुआ था। अब डेविड गुस्से में था और वहाँ से वो जल्दी से जल्दी जाना चाहता था, पर स्पेशल फोर्स वाले उसे रोक लेते हैं और उसकी सेवा वेवा करने लगते हैं। डेविड की टेक्निक से स्पेशल फोर्स बहुत इम्प्रेस हो गया था, और इम्प्रेस होके कोई उसका पैर दबा रहा था तो कोई उसका मालिश कर रहा था। दूसरी तरफ किंग रेसिडेंस के मैंशन में हंगामा हो रहा था। थर्ड ग्रैंडसन ईचेन बिस्तर में लेटे लेटे चीख चिल्ला रहा था, खौफ से रोने लगा था। ईचेन को डार्क स्पिरिट्स दिख रहे थे। ज़ॉम्बी, डीमंस, गुल्स और गोस्ट उसको चारों तरफ से घेरने लगे थे। कभी उसके मुंह से तो कभी उसके नाक से निकल के वेंजफुल स्पिरिट्स उसे हॉन्ट कर रहे थे। लग रहा था कोई उसे कर्स कर दिया था। अब थर्ड ग्रैंडसन का पल्ला आत्माओं से पड़ गया था। सीन स्टार्ट होता है टैंग फैमिली के मैंशन से, जहां एल्डर टैंग बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडसन की ये हालत देख नहीं पा रहा था। तभी उसे मास्टर गू याद आता है और अपने आदमियों को मास्टर गू को अपने मैंशन में लाने को वो भेज देता है। मास्टर गू भी एक सॉर्सरर था जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करता था और ब्लैक मैजिक, कर्सेस और दूसरे सुपरनेचुरल सिलसिलों में लोगों की वो मदद करता था। जब मास्टर गू टैंग मैंशन में आता है तो वो ईचेन को देखते ही समझ जाता है कि उसे कोई कर्स कर दिया है, और वो कोई मामूली कर्स नहीं बल्कि नाइटमेयर कर्स को कोई ईचेन पे एक्टिवेट कर दिया है। नाइटमेयर कर्स एक ऐसा विचक्राफ्ट का स्पेल था जो डार्क स्पिरिट्स को समन कर देता था। डार्क स्पिरिट्स सिर्फ कर्स पर्सन को ही दिखती थे और उसकी लाइफ एनर्जी को ड्रेन करते रहते थे, कंटिन्यूअसली चूसते रहते थे। नाइटमेयर कर्स विचक्राफ्ट का टॉप 10 डेंजरस स्पेल तो नहीं था, पर ज्यादा टाइम एक्टिवेट रहने पे वो विक्टिम को मार भी सकता था। मास्टर गू नाइटमेयर स्पेल के यूजर के बारे में जानने के लिए एल्डर टैंग से पूछताछ करने लगता है, और हाल ही में ईचेन किससे पंगा ले लिया है बोल के पूछने लगता है, क्योंकि विचक्राफ्ट सेक्ट में एक रूल था जिसे हर कोई फॉलो करता था, जिसके अंडर अगर कोई फेमस सेक्ट का सॉर्सरर किसी को कर्स कर देता है तो दूसरे सेक्ट का सॉर्सरर उसे तोड़ नहीं सकता, और अगर तोड़ दिया तो सेक्ट्स के बीच वार हो सकता था। जब मास्टर गू को पता चलता है कि ईचेन को कर्स करने वाला कोई डेविड सुन है, कोई नौसिखिया है, तो कर्स को रिमूव करने के लिए मास्टर गू रेडी हो जाता है। क्योंकि डेविडसन के बारे में मास्टर गू कभी नहीं सुना था, तो डेविडसन किसी पॉपुलर सेक्ट से बिलोंग नहीं करता बोल के मास्टर गू गलतफहमी पालने लगता है, और क्योंकि डेविड का सेक्ट अनपॉपुलर था तो कर्स को तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मास्टर गू डेविडसन को टैंग मैंशन में लाने को ऑर्डर दे देता है और खुद कर्स को रिमूव करने में लग पड़ता है। मास्टर गू अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करता है और गार्डियन स्पिरिट की मदद से पावरफुल स्पेल्स इंचांट करने लगता है। डार्क एनर्जी को ईचेन के बॉडी से रिमूव करने लगता है और देखते ही देखते कर्स को रिमूव कर देता है। क्योंकि मास्टर गू बहुत सारे स्पेल्स जानता था जो नाइटमेयर कर्स से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था, तो वो इजीली नाइटमेयर कर्स को तोड़ देता है और डेविडसन को एक न्यूबी समझ के, अमीर बाप का एक बिगड़ेल बेटा समझ के उसे सबक सिखाने को उतावला होने लगता है। वहीं दूसरी ओर ईचेन की बहन यानीर की स्पेशल फोर्स डेविड को अपने हेडक्वार्टर पे रखे थे और डेविड को अपने यहाँ रखने की सजा पा रहे थे। देखते ही देखते डेविड ज्यादातर खाने को चट कर दिया था, महीने भर का राशन को पल भर में ही खत्म कर दिया था। खाते खाते डेविड स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स को अपना ट्रिक सिखाने लगा था, अपने पॉइजन होलो नीडल्स के बारे में सबको समझाने लगा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि डेविड के पॉइजन बहुत डेडली थे, जो बड़े से बड़े हाथी को भी 2 सेकंड में मार सकते थे, और ठीक से यूज किया जाए तो कुछ टाइम तक किसी को भी बेहोश कर सकते थे। बेहोशी के पॉइजन के बारे में सुनकर स्पेशल फोर्स अटेंटिव हो गया था। उनके लिए पॉइजन बहुत काम में आ सकता था, पर उनकी आंखों की चमक को डेविड गलत समझ लेता है। सोल्जर्स गए हैं और उस पे लाइन मार रहे हैं बोल के वो शर्माने लगता है। शर्म के मारे डेविड सोल्जर्स को दूर रहने को बोलता है और मैं तुम लोगों की टाइप का नहीं हूँ, मुझे लड़कियां पसंद है बोल के चीखने चिल्लाने लगता है। पर वाइल्ड बुल डेविड को समझाने लगता है और उनको बस पॉइजन में ही इंटरेस्ट है बोल के बताने लगता है, और उनकी बातें सुन डेविड पॉइजन को स्पेशल फोर्स के लिए बनाने को रेडी हो जाता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और कैप्टन आनिर के आने का खबर सबको दे देता है। खबर सुन जहाँ स्पेशल फोर्स के सोल्जर साफ सफाई पे लग गए थे, वहीं डेविड नौटंकी करने लगता है। डेविड का एक्टिंग ऐसा था कि उसके डायलॉग से कोई जरूर स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स को टॉर्चरर समझता, लुटेरा समझता, पर असल में तो डेविड ही उनको टॉर्चर कर रहा था। तभी वहाँ कैप्टन यानीर आ जाती है और कैप्टन यानीर को देख डेविड का एक्टिंग फिर से शुरू हो जाता है।
तुम लोग अब मुझे टेम्प्ट करना चाहते हो, मुझे एक क्यूट गर्ल दिखा के पिघलाना चाहते हो, पर मैं नहीं पिघलूंगा। इस लड़की को स्ट्रिप कर दोगे तब भी मैं नहीं पिघलूंगा, ये नाचने लगेगी तब भी नहीं पिघलूंगा, बोल के डेविड फिर से गिड़गिड़ाने लगता है और इस प्रोसेस में वो कैप्टन यानिर की इंसल्ट पे इंसल्ट करने लगता है। कैप्टन यानिर गुस्से से डेविड पे अटैक करने लगती है, पर वो अटैक नहीं बल्कि डेविड की करतूतों से एक्सीडेंटल किस हो जाता है। जहाँ कैप्टन यानिर एक्सीडेंटल किस से गुस्सा होने लगती है, शर्माने लगती है, वहीं डेविड कैप्टन यानिर को पोर्न स्टार बोल के बुलाने लगता है। मुझे फॉरेनर पसंद है, पोर्न स्टार नहीं, बोल के फिर से डेविड कैप्टन यानिर की इंसल्ट करने लगता है। जहां यानिर वहां से शर्मा के भाग गई थी, वहां डेविड सारे सोल्जर्स की नजरों में हीरो बन गया था। जो वो लोग कभी नहीं कर पाए थे वो करके डेविड दिखा दिया था। यानिर के वहां से जाने के बाद वाइल्ड बुल अपने कैप्टन यानिर के बारे में डेविड को बताने लगता है, कैसे वो बचपन में ही जिद्दी थी और अपने दुश्मनों पे बेरहमी से टूट पड़ती थी, बोल के एक्सप्लेन करने लगता है। और कैप्टन यानिर स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स की आइडल थी। यानिर के लिए सारे के सारे सोल्जर्स कुछ भी करने को रेडी थे और टाइम आया तो डेविड से लड़ने के लिए भी तैयार थे। पर डेविड तो डेविड ही था, वो तो यानिर से भी ढीठ था। वो कैप्टन यानिर जैसे लोगों से कहाँ डरने वाला था, और अगर कैप्टन यानिर उसकी फैमिली को चोट पहुंचाने की सोचे तो उसके कॉन्सिक्वेंस के लिए उसको रेडी भी रहना था। अगर स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स आए तो उनको भी सबक सिखाने को डेविड तैयार था। डेविड फेक नहीं रहा था, वो सच बोल रहा था और ये बात वो साबित भी कर दिया था। सारे के सारे स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स को हरा के उनको पछाड़ के डेविड अपना पॉइंट रख दिया था। यहाँ तक कि ट्रेनिंग एरिया के पंचिंग बैग को 200 मीटर दूर किक करके सारे स्पेशल फोर्स सोल्जर के मन में डर पैदा कर दिया था। डेविड को देख स्पेशल फोर्स के सोल्जर समझ चुके थे कि डेविड लोमड़ी की तरह था, चालाक था, बस बाहर से दिख नहीं रहा था। अब टाइम आ चुका था डेविड को टैंक मैंशन में ले जाने का, और जैसे ही एसएफएस मतलब स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स डेविड के साथ मैंशन में पहुंचते हैं, वो यानिर से मिलते हैं। यानिर डेविड को देख चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपने विप से डेविड पे कोड़े बरसाने लगती है। पर डेविड तो ढीठ था, यानिर से मार खा के वो यानिर को फिर से किस देने की बात कर रहा था। पर एसएफएस उसे मैंशन के अंदर ले जाते हैं और एल्डर टैंक से उसका इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। वहाँ एल्डर टैंक के साथ साथ थर्ड ग्रैंडसन ईचेन भी था, जो मास्टर गू की ट्रीटमेंट की वजह से ठीक हो चुका था और डेविड को मास्टर गू से सबक सिखाने का बदला लेने का इंतजार कर रहा था। डेविड अपना नौटंकी फिर से शुरू कर देता है। वो एल्डर टैंक की तारीफ पे तारीफ करने लगता है और किस मास्टर ने उसके कर्ज को तोड़ा है बोल के सबसे पूछने लगता है। तभी मास्टर गू वहाँ आ जाता है और डेविड को बिना देखे ही उसको बदतमीज बोल के उसकी इंसल्ट करने लगता है। अपने आप को चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर सेक्ट का एक मेंबर बोल के दबदबा क्रिएट करने लगता है। पर जैसे ही वो डेविड को देखता है, डेविड के सामने वो झुक जाता है। डेविड से थप्पड़ पे थप्पड़ खा के अपने औकात पे आ जाता है। सब सोचे थे कि डेविड मास्टर गू से सबक सीखेगा, अपना हार मान के मास्टर गू के कदमों में गिर जाएगा, पर हुआ उल्टा था, जिसे देख टैंक परिवार को विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड मास्टर गू का सीनियर था और क्योंकि वो सेक्ट का रूल तोड़ा था इसलिए डेविड से वो मार खा रहा था। डेविड गुस्से में था और गुस्से में वो मास्टर गू और ईचन दोनों को सजा देना चाहता था। नॉर्मल पनिशमेंट नहीं, सीवियर से सीवियर पनिशमेंट वो दोनों को देना चाहता था। तभी वहाँ यानिर आ जाती है और डेविड को रोकने लगती है और रोकते रोकते सबको वो किस के बारे में गलती से बता देती है। सब लोग किस के बारे में सुन शौक में आ गए थे और मास्टर गू तो यानिर को भाभी बोल के बुलाने भी लगा था। डेविड ईचन को तो माफ कर देता है, पर मास्टर गू को एक दिन का पनिशमेंट वो दे देता है और यानिर को फिर से एक किस दूंगा बोल के टैंक मैंशन से वो चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड मास्टर गू को एक सीवियर कर्स दे दिया था जो एक दिन के लिए लास्ट करने वाला था, और वो कर्स था बोन इचिंग कर्स। बोन इचिंग कर्स टॉप 10 कर्स में से एक था। बोन इचिंग कर्स में लाखों करोड़ों चींटियां विक्टिम को अंदर ही अंदर चबाने लगते हैं, हील कर कर के बोन को वो खाने लगते हैं। पेन दिल दहला देने वाला होता है और कमजोर इंसानों को तो मर के भी मौत नहीं मिलता है। और ये सब मास्टर गू टैंक परिवार को बताने लगता है। डेविड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सबको एक्सप्लेन करने लगता है। क्योंकि डेविड उसका सीनियर था तो मास्टर गू डेविड को बहुत रेस्पेक्ट करता था और उसके स्किल से वो डरता भी था, क्योंकि डेविड अपने परिवार को हानि पहुंचाने वाले लोगों को मौत से भी बदतर सजा देता था। मास्टर गू से डेविड के बारे में सुन ईचन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले ही अपने आदमियों को डेविड के परिवार को बर्बाद करने का ऑर्डर दे चुका था। वो अपने नेक्स्ट सजा के बारे में सोचते सोचते पसीना पसीना हो रहा था। ईचन तुरंत अपने ऑफिस भागता है और अपने आदमियों को डेविड के परिवार से दूर रहने को बोलने लगता है।
स्टार्ट होता है एक गाड़ी से, गाड़ी जो एसएफएस चला रहे थे और डेविड को कहीं लेके जा रहे थे। एसएफएस ग्रुप के सोल्जर्स डेविड को एक लैब पे लेके जा रहे थे, लैब जिसमें डिफरेंट पॉइजनस क्रिएचर्स पे रिसर्च किए जाते थे। लैब में जाने का पर्पस बहुत सिंपल था, डेविड एसएफएस ग्रुप के सोल्जर्स को एक पॉइजनस वेपन बना के जो देने वाला था। देखते ही देखते सब लोग रिसर्च लैब में पहुंच जाते हैं और गाड़ी से उतरकर लैब की ओर जाने लगते हैं। शैंगजिंग पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा था, जिसके अंदर एसएफएस ग्रुप घुसते ही खो गया था। शैंगजिंग पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट पे वैरायटीज ऑफ पॉइजनस क्रिएचर्स थे जो वहाँ दुनिया के हर एक कोने से लाए गए थे। कुछ क्रिएचर्स जो बाहर दुनिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, शैंगजिंग पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट पे वेल प्रिजर्व्ड थे। शैंगजिंग पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट पे डेविड आके बहुत इंप्रेस हुआ था और वहाँ के डिफरेंट क्रिएचर्स को देखने में वो लग पड़ा था। कुछ पॉइजनस स्नेक्स को देख डेविड का मन भी ललचा उठा था और डेविड के भुक्कड़ शिकारी नजरों को देख सांप भी कांपने लगा था। तभी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक मेंबर डेविड और एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स को देख लेता है और उन सबको रिसर्च इंस्टीट्यूट में घूमने का परमिशन दे देता है। शैंगजिंग पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड फेमस था, जिसमें हर एक पॉइजन और उसके एंटीट्यूड पे रिसर्च किया जाता था। वहाँ पे ब्राजीलियन वाइपर से लेके अमेज़न पॉइजन टोड और ऑस्ट्रेलियन पाइथन भी थे, पर डेविड का इंटरेस्ट उनमें से किसी पे भी इतना नहीं आया था जितना इंटरेस्ट उसे कॉर्प्स स्पाइडर देख के आया था। कॉर्प्स स्पाइडर या कॉफिन स्पाइडर बेहद डेडली क्रिएचर था जो पल भर में ही अपने शिकार को गला सकता था, मुर्दा बना सकता था और उन्हीं कॉर्प्स स्पाइडर पे डेविड का दिल आ चुका था। डेविड तो अब उन कॉर्प्स स्पाइडर को अपना पेट बनाना चाहता था, अपने घर ले जाना चाहता था। पर कॉर्प्स स्पाइडर तो इंस्टीट्यूट वालों के लिए भी बहुत एक्सपेंसिव थे क्योंकि वो दुनिया में बहुत कम बचे थे। पर कॉर्प्स स्पाइडर जैसे जीवों पे डेविड का बहुत नॉलेज था, जिसे देख रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्चर बहुत इंप्रेस हो गया था और इस बारे में अपने हायर अप्स को बताने के लिए वहाँ से चला गया था। उसी बीच एसएफएस ग्रुप और डेविड बातचीत करने लगते हैं। अपने स्पेसिफिक कोड नेम के बारे में एसएफएस ग्रुप डेविड को एक्सप्लेन करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एसएफएस ग्रुप के सोल्जर्स को अपने स्किल्स के हिसाब से कोड नेम दिया गया था, जैसे कि हाउंड डॉग जो अपने दुश्मनों को सूंघ के ही उनके बारे में पता लगा सकता था और वाइल्ड बुल जो बुल की तरह स्ट्रॉन्ग था। वहीं कुछ ऐसे सोल्जर्स भी थे जिनके कोड नेम डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और उनके लिए वो न्यू कोड नेम सोचने भी लगा था। डेविड उनके लिए अजीब से कोड नेम्स निकालने लगा था जो असल जिंदगी में पोन मैगजीन का नाम था। ऐसे नाम एसएफएस ग्रुप कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे? इससे अच्छा तो वो सुसाइड कर सकते थे। उसी बीच रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिक्योरिटी ऑफिस में कुछ अजीब सा दिख रहा था। एक अजीब सा मोटू सा आदमी कॉर्प्स स्पाइडर के पिंजरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते वो मोटू सा आदमी पिंजरे के अंदर घुस जाता है और कॉर्प्स स्पाइडर के बीचों बीच गिर जाता है। जहाँ ये सब देख सिक्योरिटी ऑफिसर्स और एसएफएस ग्रुप के मेंबर शॉक में आ गए थे, वहीं जहरीले कॉर्प्स स्पाइडर डेविड को काट नहीं रहे थे, बल्कि गोल्डन मौत के इफेक्ट की वजह से डेविड के साथ कॉर्प्स स्पाइडर खेलने लगे थे, उसके साथ पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे थे। तभी वहाँ शैंगजिंग पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट आ जाता है और डेविड के एक्शन से इम्प्रेस होकर डेविड के साथ वो डील करने लगता है। क्योंकि कॉर्प्स स्पाइडर को डेविड अपने साथ ले जाना चाहता था, तो प्रेसिडेंट इन सब के लिए उसको परमिशन दे देता है। पर प्रेसिडेंट का भी एक कंडीशन था। प्रेसिडेंट कॉर्प्स स्पाइडर से बनने वाला ब्यूटी प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला डेविड से जानना चाहता था। एक्सपेंसिव ब्यूटी प्रोडक्ट बेच के प्रेसिडेंट करोड़ों कमाना चाहता था, पर डेविड था बहुत चालाक। वो प्रेसिडेंट सिया की बातों में नहीं आया था। वो प्रेसिडेंट सिया को कंफ्यूज करके, गुमराह करके, उसको अपनी बातों में उलझा के अपना उल्लू सीधा करने लगा था, अपना काम निकलवा रहा था। जब बात नहीं बनती तो प्रेसिडेंट सिया और एक तरकीब निकालता है। प्रेसिडेंट सिया डेविड को शराब पिला के उसके नशे की हालत में उससे ब्यूटी फॉर्मूला लाने की तरकीब वो करने लगता है, पर होता उसका उल्टा है। डाइनिंग टेबल पे सबको नशा होने लगा था, बस डेविड ही रह गया था। डेविड का कंडीशन देख प्रेसिडेंट सिया डेविड के साथ शराब का कंपटीशन करने लगता है। प्रेसिडेंट सिया सोच रखा था कि कुछ ही ग्लास में ही डेविड नशे में टुल हो जाएगा और नशे की हालत में सबको सच सच बता देगा, पर डेविड तो ग्लास पे ग्लास पिए जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चीयर्स चीयर्स बोल के डेविड मानो प्रेसिडेंट सिया का मजाक उड़ा रहा था। देखते ही देखते प्रेसिडेंट सिया भी शराब के नशे में मदहोश हो जाता है और नशीली हालत में डेविड को अपना सारे प्लान के बारे में बता ही देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड ज्यादातर पॉइजन से इम्यून था और तो और वो पॉइजन को डिटॉक्सिफाई भी कर सकता था, जिससे अल्कोहल जैसे लिकर का डेविड पे कोई असर नहीं होता था। जब सब लोग बेहोश हो गए थे तो हाउंड डॉग के फोन पे एक कॉल आता है और कॉल करने वाली यानीर होती है। कैप्टन यानीर को जब पता चलता है कि उसके एसएफएस ग्रुप के सोल्जर्स शराब के नशे में बेहोश हैं, तो वो गुस्सा हो जाती है और सारे एसएफएस ग्रुप के सोल्जर्स को अपने एड्रेस पे लाने का कमांड वो डेविड को दे देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्टन यानीर चूयू सिटी जा रही थी और सारे एसएफएस ग्रुप के सोल्जर्स को बेहोशी की हालत में भी कैप्टन यानीर उनको काम पे लेके जा रही थी। सारे सोल्जर्स को कैरी करने के बहाने डेविड भी यानीर के साथ चला जाता है और मुफ्त की हेलीकॉप्टर की सवारी वो करने लगता है। जब सारे सोल्जर्स को होश आता है तो वो अपने आप को वो हेलीकॉप्टर में पाते हैं और सिचुएशन के बारे में जान के वो शर्मिंदगी महसूस
महसूस करने लगते हैं। वहीं कैप्टन यानिर भी मौजूद थी और सारे सोल्जर्स को होश में आते ही उनको डांटने लगी थी। वहीं पे डेविड भी सोया था और नींद में वो बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था। नींद में डेविड बोल रहा था कि यानिर एक चुड़ैल है जो जबरदस्ती उससे किस लेती रहती है। अपने बारे में ऐसी बातें सुन यानिर भड़क गई थी और मोटू को होश में आते ही सबक सिखाऊंगी बोल के मन ही मन ठान ही ली थी। एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स डेविड को नींद से उठा लेते हैं और पिछली रात के बारे में उससे पूछने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट सिया के एग्रीमेंट पे डेविड साइन कर दिया था, पर प्रेसिडेंट सिया डेविड से डील नहीं किया था, पर डेविड के रूप में वो एक डेविल के साथ डील कर दिया था, क्योंकि प्रेसिडेंट सिया जल्द ही पछताने वाला था। डेविड उसकी कंपनी को ओवरटेक जो करने वाला था। एनफ रॉ मटेरियल्स मिलने के बाद डेविड कंपनी को ओवरटेक करके प्रेसिडेंट सिया को नौकरी से भी निकालने वाला था। जब एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स डेविड को पूछने लगते हैं कि कहीं वो उनको कैरी करने के बहाने कैप्टन यानिर से तो मिलने नहीं आया है, कहीं वो कैप्टन यानिर के साथ टाइम स्पेंड करना तो नहीं चाहता है, तब डेविड साफ साफ मना कर देता है और बोलने लगता है कि वो यहाँ पे बस फ्री में हेलीकॉप्टर में बैठने आया था, फ्री का खाना खाने आया था और हेलीकॉप्टर की ब्यूटीफुल एयर होस्टेस से मिलने आया था। पर हेलीकॉप्टर में आने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, ना ही हॉट लेडीज ना ही फ्री का खाना, बस वहाँ बदसूरत कैप्टन यानिर ही मिल गया। जहाँ एसएफएस ग्रुप के सोल्जर्स और डेविड बातचीत कर रहे थे, वहीं कैप्टन यानिर उनके बातचीत को सुन गुस्से से भड़क रही थी और वो सारा गुस्सा वो डेविड पे ही उतारने वाली थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होता है, कैप्टन यानिर डेविड की ओर भागती है और डेविड को हमला करने लगती है, किक और घुसा मारने लगती है। पर डेविड तो डेविड ही था, वो सारे अटैक्स को डॉज कर लिया था और डॉज करते करते वो कैप्टन यानिर के साथ डांस भी करने लगा था और देखते ही देखते कैप्टन यानिर को डेविड अपने बाहों में ही ले लिया था। जहाँ ये सब देख एसएफएस ग्रुप के मेंबर शॉक में आ गए थे, वहीं कैप्टन यानिर तो गुस्से से भड़क रही थी और अगर कोई कुछ बोला तो उनको वो कच्चा चबा देने वाली थी। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके यानिर एक गाड़ी ले आती है और डेविड गाड़ी चलाना जानता है बोल के उसको गाड़ी का चाबी थमा देती है, पर सच्चाई जल्द ही सामने आ गया था। गाड़ी चलाना तो छोड़ो, गाड़ी का ब्रेक और गियर कहाँ है ये तक डेविड को नहीं पता था। सीन स्टार्ट होता है जेड मार्केट पे, जहाँ डेविड और यानिर आ चुके थे। यानिर को एक जेड क्रिस्टल चाहिए था क्योंकि यानिर के दादाजी का बर्थडे जो आने वाला था। जेड क्रिस्टल बहुत वैल्यूएबल होते हैं और नॉर्मल स्टोर्स पे वो सोने के भाव में बिकते हैं, पर ये तो ब्लैक मार्केट था, यहाँ जेड क्रिस्टल भी सस्ते दामों में मिलता था। जहाँ यानिर को एक ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट जेड क्रिस्टल मिल गया था, वहीं डेविड को एक अजीब सा आदमी मिल गया था जो अपने जेड क्रिस्टल को डेविड को बेचने की इंसिस्ट कर रहा था। डेविड उस आदमी को एक स्कैमर समझ के उससे छुटकारा पाना चाहता था, पर डेविड को कहाँ पता था कि अनजाने में ही उसके हाथों हीरा लग गया था। डेविड जब उस क्रिस्टल को देखता है तो क्रिस्टल को देखते ही वो मदहोश हो जाता है। क्रिस्टल से एनर्जी निकल रहा था और डेविड बार्गेन कर करके उस आदमी से 2000 युआन में उस क्रिस्टल को खरीद लिया था। दूसरी ओर ग्रीन जेड क्रिस्टल की नीलामी चल रही थी और बोली तो 5 मिलियन से लेके 10 मिलियन और 13 मिलियन तक भी जा रही थी। डेविड अपना लक भी आजमाता है और अपने खरीदे हुए जेड क्रिस्टल को तराशने के लिए कटर के पास वो चला जाता है। डेविड का लक सच में बहुत कमाल का था। उसके हाथों एक ऐसा इंग्रेडिएंट लग गया था जो उसको उसके मास्टर ने बताया था, जो फ्यूचर में डेविड को स्ट्रॉन्गर बना सकता था, इवॉल्व कर सकता था। जीयू अपने जेड क्रिस्टल को 2 टुकड़ों में काट दिया था और एक टुकड़े को वो नीलाम करने के लिए उससे पैसे कमाने के लिए रेडी हो गया था। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमने लगते हैं और बोली 90 मिलियन तक भी लगाने लगते हैं। तभी वहाँ एक मोटा टकला सा आदमी आ जाता है और डेविड से उस क्रिस्टल को खरीदने के लिए उतावला होने लगता है। टकला आदमी बहुत लालची था और गुंडे जैसा था, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। डेविड टकले आदमी को अपना क्रिस्टल ना बेच के फ्री में यानिर को अपना क्रिस्टल दे देता है और इस प्रोसेस में डेविड यानिर पे लाइन भी मारने लगता है। कैप्टन यानिर भी डेविड से बहुत इंप्रेस हो गई थी और आगे से डेविड को वो एक किस भी दे दी थी, पर डेविड तो उस किस को कुछ अलग ही समझ लिया था। डेविड अब कैप्टन यानिर के साथ सोना चाहता था, जिसकी वजह से कैप्टन यानिर से डेविड धड़ाधड़ मार भी खाया था। सीन शिफ्ट होता है एसएफएस ग्रुप के बेस पे, जहां एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स और डेविड बातचीत कर रहे थे। जहां डेविड बोल रहा था कि उनकी कैप्टन बेवकूफ है, जो फ्री में मिल रहा था उसको वो पैसे देके खरीदी है। उनकी बातों को चुपके से कैप्टन यानिर भी सुन रही थी, क्योंकि सब लोग उसके बारे में उसके पीठ पीछे बात कर रहे थे, तो कैप्टन यानिर उनके सामने जाके उनको डांटने लगी थी। सबको चुप करा के कैप्टन यानिर वहाँ पे एक मीटिंग करती है और मीटिंग में होलोग्राफिक इमेज से सबको उनकी नेक्स्ट 3 टारगेट दिखाती है। तीनों की तीनों स्मगलर्स थे और प्रिमीवल फॉरेस्ट में अपना अड्डा बना के इलीगल सामान का स्मगलिंग कर रहे थे। एसएफएस ग्रुप का मिशन साफ साफ था, उनको प्रिमीवल फॉरेस्ट में जाके स्मगलर्स को धर दबोचना था। पर प्रिमीवल फॉरेस्ट सेफ जगह नहीं था, वहाँ एक से बढ़ के एक डेंजरस बीस्ट था, पॉइजनस इंसेक्ट था और तो और वहाँ का जंगल भी भूल भुलैया की तरह था। मीटिंग के बीच डेविड घबराने लगता है और एसएफएस ग्रुप को ये मिशन टाल देने को बोलता है। डेविड को एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर मौत दिख रहा था, जिसे डेविड हल्के में नहीं ले
सकता था। डेविड बोलने लगता है कि हो ना हो ये सब एक जाल है, शायद दुश्मनों को हमारे वहाँ जाने का प्लान पहले से ही पता है। पर डेविड की बातों को कोई यकीन नहीं करता। उल्टा सब लोग डेविड को ही ताना मारने लगते हैं कि वो बेकार में ही कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। जब कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता तो वो मिशन में खुद को शामिल करने का प्रपोजल देता है। डेविड को पक्का पता था कि वो एसएफएस ग्रुप को बचा सकता था, आने वाले डेंजर को वो खत्म कर सकता था। पर एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स डेविड को लेके नहीं जाते हैं। डेविड को अपने बातों में फंसा के उसको एक रूम में लॉक करके चले जाते हैं। एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स डेविड को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए डेविड को बिना लिए ही मिशन में वो चले गए थे। डेविड भूख के मारे अंदर तड़प रहा था और जैसे ही रात को उस रूम का दरवाजा कोई खोला था, डेविड भड़क के प्रिमीवल फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ा था। सीन शिफ्ट होता है उसी प्रिमीवल फॉरेस्ट में, जहां छिपते छिपाते यानिर और उसकी टीम अपने एनिमी के पास जा रहे थे। गिले सूट पहन के अपने एनिमीज पे नजर रख रहे थे। उसी एनिमीज के बीच उनका एक अंडरकवर एजेंट भी था जो हर खबर यानिर के पास पहुंचा रहा था। खबर के मुताबिक सचमुच वहाँ स्मगलिंग का काम चल रहा था, इलीगल चीजों का हेरा फेरी चल रहा था। तभी वहाँ एक पावरफुल विच मास्टर की एंट्री होती है, जो पल भर में ही भांप लेता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वो छिपे हुए यानिर और उसके टीम मेंबर्स को दूर से ही देख लेता है और उनसे छुटकारा पाने के लिए अपना विचक्राफ्ट एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही विच मास्टर अपना पावरफुल इनकांटेशन करता है, स्पेल्स पढ़ता है, वैसे ही आसमान में कौवे उड़ने लगते हैं। पॉइजनस गैस आके यानिर और उसके टीम मेंबर्स को बेहोश कर देते हैं। जहाँ एक तरफ यानिर और उसके टीम मेंबर्स पकड़े गए थे, वहीं दूसरी तरफ डेविड प्राइमल फॉरेस्ट में आ चुका था और जंगल के हर कोने में एसएफएस ग्रुप को ढूंढने लगा था। डेविड को एसएफएस ग्रुप तो नहीं दिखे थे, पर एक घायल टाइगर शिकार करता हुआ जरूर दिख गया था। डेविड उस टाइगर को हील करता है, उसे खाना देता है और एक अनजान जगह में एक टाइगर पेट बना लेता है। डेविड उस टाइगर को अपना एनिमल होस्ट बनाना चाहता था, इसीलिए उस टाइगर बीस्ट के ऊपर चढ़ के एनिमी बेस की ओर जाने लगा था। जहाँ डेविड एक टाइगर की सवारी करके बहुत मजे कर रहा था, वहीं मोटू डेविड को बिठा के टाइगर पसीना पसीना हो रहा था और जल्दी ही थक गया था। जैसे ही टाइगर से उतर के डेविड एनिमी कैंप की ओर जाता है, वैसे ही वो टाइगर एक सुंदर सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दूसरी तरफ तीनों क्रिमिनल्स इकट्ठे हो आए थे और विच मास्टर को अपना मास्टर बोल के बुला रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि स्मगलिंग का असली ओनर विच मास्टर ही था और उसी ने ही तीनों क्रिमिनल्स को काम पे लगाया था। विच मास्टर के वजह से यानिर और उसके टीम मेंबर्स भी पकड़े गए थे और अब लकड़ी के डंडे में बंधे हुए क्रिमिनल से टॉर्चर पा रहे थे। डेविड का भविष्यवाणी सच हो गया था। सच में उन्हीं का जासूस उनको दगा दी गया था। ट्रेटर शांगशियान कैप्टन यानिर से बदतमीजी करने लगता है और इस प्रोसेस में वो सारे टीम मेंबर्स को गुस्सा दिलाने लगता है। पर कैप्टन यानिर तो बहुत बहादुर थी, बंधी हुई होके भी वो शांगशियांग को सबक सिखा रही थी, उसे मार पीट रही थी। कैप्टन यानिर से मार खा के शांगशियांग बहुत गुस्सा हो जाता है और कैप्टन यानिर पे अपना गन तान लेता है। शांगशियांग कैप्टन यानिर पे गोली चलाने ही वाला था कि जंगल के अंदर से उसे एक चीख सुनाई देता है, जो चीख चीख के उसे गाली दे रहा होता है। अपने लिए गाली सुन के शांगशियांग गुस्से से भड़क जाता है और अपने आदमियों को जंगल के अंदर से उस आदमी को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही शांगशियांग के आदमी जंगल के अंदर चले जाते हैं, वैसे ही वो लोग डेविड का शिकार बन जाते हैं। डेविड भी अपने वुडू स्पेल्स को इंचांट करने लगा था, अपने गोल्डन मौत को समन कर लिया था और अपने डेडली क्रिएचर्स को अनलीश कर दिया था। शांगशियांग के आदमियों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। सूखे जमीन पे कहीं से कई सारे जोंक आ गए थे जो शांगशियांग के आदमियों का खून चूसने लगे थे। कुछ सोल्जर्स तो मकड़ियों के जाल में फंस गए थे और मकड़ियों का खाना बन गए थे और कुछ बदनसीब तो डेविड के सामने ही आ गए थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जंगल के हर कोने में डेविड अपना जाल बिछा दिया था, जिससे बच के कोई वहाँ से जिंदा नहीं लौटने वाला था। अपने आदमियों की मौत की खबर को विच मास्टर ने जादू टोने से पता लगा लिया था और इन सब के पीछे एक पैरासाइट विच का हाथ है बोल के वो दावा करने लगा था। विच मास्टर कॉन्फिडेंट था कि वो पैरासाइट विच को हरा देगा और पैरासाइट विच को वहाँ बुलाने का तरकीब वो करने लगा था। तरकीब सुन शांगशियांग एसएफएस ग्रुप के पास चला जाता है। जो भी है बाहर आओ, वरना मैं इन सबको गोलियों से उड़ा दूंगा बोल के डेविड को वो बाहर आने पे मजबूर करने लगता है। पर डेविड तो लोमड़ी जैसा था, वो किसी के जाल में इतनी जल्दी कैसे फंसने वाला था। डेविड खुद ना बाहर आके मधुमक्खी के छत्तों को शांगशियांग और उसके गैंग मेंबर्स के ऊपर फेंक देता है। जो डेविड सोचा था वैसा ही होता है। शांगशियांग के आदमी मधुमक्खी के छत्तों को डेविड समझ के हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खियां भिनभिनाने लगते हैं, आसमान को अपनी काली परछाई से ढक लेते हैं और वहाँ रुके हर एक गैंग मेंबर्स को डंक मार मार के उनकी नानी याद दिला देते हैं। जो शांगशियांग कुछ देर पहले बहुत चहक रहा था, अब फूल फाल के गुब्बारा बन गया था, मौत की नींद सो लिया था। तभी वहाँ विच मास्टर आ जाता है और ट्रायंगुलर प्रोटेक्शन एरा बना के अपने आदमियों को बचा लेता है। विच मास्टर भी एक बहुत पावरफुल वुडू सॉर्सरर था, जिसका स्पेशलिटी फॉर्मेशन मैजिक था। वो किसी को भी अपने एरे में ट्रैप कर सकता था और अपने डार्क मैजिक से एंडलेसली किसी को सता सकता था। विच मास्टर डेविड को बुलाने लगता है। दम है तो आ जाओ, इनको बचा लो बोल के डेविड को चैलेंज करने लगता है। अब दो सॉर्सरर का आमने सामने होना पक्का था। जादू और विचक्राफ्ट के खेल में कौन जीतने वाला है वो तो टाइम ही बता सकता था।
सीन स्टार्ट होता है ट्रायंगुलर मैजिकल एरे से। मैजिकल एरे जो विच मास्टर ने बनाया था, जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बचा रहा था। मैजिकल एरे की वजह से एक सुरक्षा का घेरा बन गया था, जिसे पार करके स्पेल बाउंड मधुमक्खियां अंदर नहीं जा पा रहे थे, और अंदर जाने की कोशिश करे तो वहीं जल के मारे जा रहे थे। वहीं डेविड भी विच मास्टर का टॉन्टिंग सुन वहां आ चुका था और लैंडिंग भी कमाल का किया था। डेविड को देख जहां कैप्टन यानी चिंता में पड़ गई थी, उसकी खैरियत के बारे में सोचने लगी थी, वहीं एसएफएस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स खुश हो गए थे, डेविड को चीयर अप करने लगे थे। डेविड विच मास्टर को देख समझ चुका था कि विच मास्टर फॉर्मेशन मैजिक में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था और उम्र में भी वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। पर डेविड विच मास्टर का कमजोरी भी जानता था, जो हर एक फॉर्मेशन सोर्सरर का वीकनेस था। फॉर्मेशन सोर्सरर क्लोज कॉम्बैट में बहुत वीक था और इतना डेविड के लिए काफी था। फॉर्मेशन सोर्सरर हर चीज को हार्नेस नहीं कर सकता था और एक टाइम पे वो थक जाने वाला था। उसका प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एरे टूट जाने वाला था और उसी वक्त डेविड उस पे हमला करने वाला था, उसे सबक सिखाने वाला था। क्योंकि डेविड अब विच मास्टर के सामने था तो विच मास्टर डेविड को अपना स्किल्स दिखाने लगता है। अपने वुडू स्पेल से एरे को अटैक फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने लगता है। विच मास्टर दिखाना चाहता था कि वो डेविड से कितना सुपीरियर था, पर वो ऐसा कर नहीं पाया था। विच मास्टर के कुछ करने से पहले ही डेविड अपने गोल्डन मॉथ को समन कर लेता है। अपने बी विचिंग स्पेल से जंगल के सारे डेडली क्रिएचर्स को विच मास्टर और उसके कॉम्पेनियन पे अनलिश कर देता है। देखते ही देखते जंगल के अंदर से वेनमस स्नेक्स, टोड्स और लिजर्ड्स बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ से डेविड को घेर लेते हैं और विच मास्टर और उसके कॉम्पेनियंस पे हमला करने को रेडी हो जाते हैं। खेल अब टाइम का चलने लगा था। टाइम के साथ जब विच मास्टर थकता, उसका एरे टूटता, वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था। उसको तो चारों तरफ से वेनमस क्रिएचर्स घेर लिए थे, वो लोग तो बस एरे के टूटने का इंतजार कर रहे थे। विच मास्टर अपने सिचुएशन को समझ चुका था और इसीलिए बातें बना के वो डेविड से मेलजोल बढ़ा रहा था। डेविड के साथ दोस्ती भी करने लगा था, पर डेविड तो था बहुत चालाक। वो विच मास्टर के हाथों ही उसके कॉम्पेनियंस को मरवा दिया था और अपना काम करवा के वो विच मास्टर को चिढ़ाने लगा था। डेविड के करतूतों को देख विच मास्टर गुस्से से भड़क जाता है और अपने ब्लू फ्लेम्स को समन करके डेविड के सारे क्रिएचर्स को वो जला के राख कर देता है। एम वक्त पे डेविड अपने गोल्डन मौत को अपने मुंह में छिपा लिया था, वरना तो ब्लू फ्लेम्स में जल के गोल्डन मौत का मरना पक्का था। पर इस प्रोसेस में विच मास्टर एक चीज वो भूल गया था। मैजिक करते करते विच मास्टर अपने फॉर्मेशन एरे से बाहर आ गया था और इस सुनहरे मौके को डेविड बखूबी फायदा उठाया था। डेविड फटाक से विच मास्टर के पास पहुंच जाता है और उसको 2-3 पंच मार के दूर फेंक देता है। जहाँ सब लोग विच मास्टर को मर गया है बोल के समझने लगे थे, वहीं टूटी फूटी बिल्डिंग से विच मास्टर उभर के आता है और अपने साथ वो एक मैजिक बॉक्स लेके आता है। मैजिक बॉक्स से खोलते ही वहाँ से एक क्यूट सा पपी निकल के आता है और विच मास्टर के इनकांटेशन से वो क्यूट सा पपी एक खूंखार व्हाइट वुल्फ में बदल जाता है। व्हाइट वुल्फ विच मास्टर का एनिमल होस्ट था और देखने से तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। व्हाइट वुल्फ से लड़ने डेविड अपने गोल्डन सिल्क मौत को भेज देता है, पर छोटा सा गोल्डन सिल्क मौत इतने बड़े व्हाइट वुल्फ से कैसे जीत सकता था। गोल्डन सिल्क मौत व्हाइट वुल्फ से टकरा के रोने लगा था और उसे समझाने के लिए डेविड उससे मीठी मीठी बातें करने लगा था। इसी मौके का फायदा उठा के व्हाइट वुल्फ डेविड पे हमला कर देता है, पर डेविड तो उसके अटैक को इजीली डॉज कर दिया था और उल्टा तो डेविड अब व्हाइट वुल्फ को सताने भी लगा था। कभी इधर तो कभी उधर होके डेविड व्हाइट वुल्फ की पूंछ खींचने लगा था। कभी कभी तो डेविड व्हाइट वुल्फ को पपी की तरह सहला भी देता था। सीन काफी फनी हो गया था। जो व्हाइट वुल्फ डेविड को कभी मारने के लिए गया था, अभी डेविड के हाथों वो पालतू बन गया था और इस नजारे को देख विच मास्टर को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन हो रहा था। नजारे से एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स भी परेशान हो गए थे और डेविड को मजाक ना करके उनको बचाने को बोल रहे थे। उसी बीच विच मास्टर अपना फॉर्मेशन एरे फिर से शुरू कर दिया था और सुरक्षा के घेरे में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया था। विच मास्टर गुस्से से भड़क जाता है और अपने व्हाइट वुल्फ को कंट्रोल करके उसको डेविड पे हमला करने को बोल देता है। देखते ही देखते ये प्लान भी फेल हो जाता है और डेविड से व्हाइट वुल्फ मार खा के वहीं बेहोश हो जाता है। डेविड अब विच मास्टर को डराने लगता है और उसका एक्सक्लूसिव पॉइजन होस्ट क्या है बोल के पूछने लगता है। विच मास्टर का एक्सक्लूसिव पॉइजन होस्ट था एक पर्पल मंगूस, जो विच मास्टर के डर की वजह से बाहर आ गया था और बाहर आके डर के मारे कांप रहा था। डेविड को विच मास्टर को छोड़ देने की विनती कर रहा था। पर्पल मंगूस वन ऑफ द टॉप 10 स्पिरिट बीस्ट था, जो ऐसे ही किसी को नहीं मिलता था। मैजिकल पावर में वो गोल्डन सिल्क मौत को टक्कर दे सकता था, जो कोई मामूली बात नहीं था। क्योंकि पर्पल मंगूस विच मास्टर के लिए रहम की भीख मांग रहा था, तो डेविड उसको रहम की भीख दे देता है और मैं विच मास्टर को किसी भी जादू टोने से नहीं मारूंगा बोल के प्रॉमिस कर देता है। डेविड तो शैतान जैसा था, वो किसी को भी इतनी जल्दी माफ कर देने वालों में से बिल्कुल नहीं था। क्योंकि डेविड विच मास्टर को किसी भी जादू टोने से नहीं मारूंगा बोल के प्रॉमिस किया था, तो वो पास पड़े एक गन को उठा ले आता है और गन दिखा के विच मास्टर को वो डराने धमकाने लगता है। ऊपर से डेविड सारे पॉइजनस क्रिएचर्स को फिर से बुला ले आया था और चारों तरफ से विच मास्टर को घेर लिया था। विच मास्टर को डेविड अब
अपनी उंगली तले नचाने लगा था। डेविड विच मास्टर को अपने हाथों का कठपुतली बना दिया था। एक एक करके डेविड विच मास्टर का सारे कपड़े उतरवा देता है और देखते ही देखते विच मास्टर को वो नंगा कर देता है। विच मास्टर के कपड़ों में डेविड को बहुत सारी चीजें मिला था और कुछ तो डेविड के लिए बहुत वैल्यूएबल था। उनमें से एक था फायर ड्रैगन फ्रूट, जो एक्सट्रीमली गर्म जगह पे उगता था और जो सोसरस का मैजिकल पावर बढ़ा सकता था, उनके स्पेल्स को इम्प्रूव कर सकता था। अब डेविड के पास 2 आइटम हो गया था जो उसके मास्टर ने उसको कलेक्ट करने को बोला था, जिससे वो इम्प्रूव हो सकता था, अपने आप को डेवलप कर सकता था। डेविड सारे चीजों को जबरदस्ती गिफ्ट बोल के विच मास्टर से छीन लेता है और बदले में विच मास्टर को वो कुछ नहीं देता है। विच मास्टर को वो वहाँ से चले जाने को बोलता है, पर अपने पॉइजनस क्रिएचर्स को घेराबंदी से हटाता ही नहीं है। अब भी पॉइजनस स्नेक्स और बिच्छू विच मास्टर को घेर के रखे थे। वो तो जैसे विच मास्टर को डसने का ठान ही लिए थे। मजबूर होकर विच मास्टर फिर से अपना ब्लू फ्लेम एक्टिवेट करता है। ब्लू फ्लेम से सारे पॉइजनस क्रिएचर्स को वो जला तो देता है, पर खुद एग्जॉस्ट हो जाता है, थक हार जाता है। डेविड इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत विच मास्टर के पास जाता है और थके हुए विच मास्टर के ऊपर एक सील बना देता है, एक सोल ब्रेकिंग फॉर्मेशन बना देता है। सोल ब्रेकिंग फॉर्मेशन के हिसाब से विच मास्टर अब डेविड का गुलाम बन गया था। अगर विच मास्टर डेविड की बात ना माने तो वो मर भी सकता था। विच मास्टर से निपट के वो यानिर और एसएफएस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को छुड़ा देता है और इस प्रोसेस में फिर से यानिर को अपने बाहों में ले लेता है। जहाँ सारे एसएफएस के ग्रुप स्मगलिंग के सामान को जलाने लगे थे, वहीं विच मास्टर डेविड के पीछे पड़ गया था और फॉर्मेशन को ब्रेक करने की विनती पे विनती कर रहा था, पर डेविड उसकी कहाँ सुनने वाला था। अरे, मैं अगर तुम्हें फ्री कर दूं तो तुम मुझे मार नहीं दोगे? इस जमाने में भला बातों की क्या अहमियत है? बोल के डेविड विच मास्टर की टांग खींच रहा था और उससे सारे के सारे काम करवा रहा था और यहाँ तक कि उसी के हाथ उसके काले धन को जला भी दिया था। डेविड तो अब विच मास्टर के ऊपर सवारी भी करने लगा था, उसको अपना फ्री का घोड़ा बना दिया था। विच मास्टर भी अब सोचने लगा था कि इस बार उसका पल्ला किससे पड़ गया था। अब तो खुद की मर्जी से वो मर भी नहीं सकता था। होता है टॉर्चर से, टॉर्चर जो डेविड विच डॉक्टर को दे रहा था, उससे जमाने भर का काम करवा रहा था। सीन देख यानी सोच में पड़ गई थी कि यहाँ का असली विलन कौन है, डेविड या विच डॉक्टर है, क्योंकि टॉर्चरर का टाइटल यहाँ डेविड को ही मिल रहा था। तभी उन लोगों को एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है। स्काउटिंग से पता चलता है कि एक्सप्लोजन करने वाले कुछ इलीगल आर्म्ड कॉन्वॉय थे जो इस एरिया में हंगामा करते रहते थे। कॉन्वॉय के बारे में सुन जहां यानिर और उसके एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स उनसे निपटने के लिए तैयार हो रहे थे, वहीं डेविड उन सबको रोक लेता है और विच मास्टर को उन सब से निपटने के लिए भेज देता है। क्योंकि डेविड की फॉर्मेशन मैजिक से विच मास्टर खुद को छुटकारा दिलवाना चाहता था, तो डेविड का वो हर काम कर लेता था और इस बार भी कॉन्वॉय से निपटने के लिए वो चला गया था। विच मास्टर जब कॉन्वॉय के मेंबर्स के पास पहुंचता है तो कॉन्वॉय के बॉस को देख वो गुस्से से भड़क जाता है। कॉन्वॉय का बॉस भी डेविड की तरह ही एक मोटू सा आदमी था और डेविड का टॉर्चर सह सह के विच मास्टर मोटू आदमी देखते ही जल भुन जाता था। जहाँ विच मास्टर को देख कॉन्वॉय का बॉस उसे एक आदिवासी समझ रहा था, उसे जंगली गवार समझ के गाली वाली दे रहा था, वहीं विच मास्टर अपना सोल डिसॉर्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था, उनको नाइटमेयर्स दिखाने लगा था और आपस में ही लड़ा के उन सबको एक एक करके मरवा दिया था। विच डॉक्टर सोचा था कि ये काम करके वो डेविड को इम्प्रेस कर लेगा और डेविड अपना बात रख लेगा। विच डॉक्टर ये भी सोचा था कि जैसे ही डेविड उससे फॉर्मेशन का जादू हटा देगा, स्लेव कर्स को तोड़ देगा, वैसे ही वो डेविड को सबक सिखा देगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरी करके डेविड को वो रुलाएगा। पर हुआ उससे उल्टा था। जैसे ही कॉन्वॉय को मार के विच मास्टर डेविड के पास आता है, वैसे ही डेविड विच मास्टर के फॉर्मेशन मैजिक को हटा देता है। अपने कर्स को तोड़ के विच मास्टर को अब डेविड पैरालाइज कर देता है। विच मास्टर कुएं से बच के अब खाई में गिर गया था और इस बात के लिए वो अपनी किस्मत को ही कोस रहा था। अब डेविड विच मास्टर की नजरों में ही नहीं, एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स की नजरों में भी एक शैतान की तरह दिख रहा था जो लोगों को टॉर्चर करके एंजॉय करता था। एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स अब विच मास्टर से इम्प्रेस हो गए थे और विच मास्टर को हो सके तो अपने गैंग में शामिल करना चाहते थे, पर डेविड उस बात को अपोज करता है और विच मास्टर ने जो किया है बस एक नूब लेवल का मैजिक है बोल के डिक्लेयर करने लगता है। वुडू फॉर्मेशन मैजिक में बहुत सारे स्पेल्स थे, एक्सटर्मिनेशन फॉर्मेशन, 10,000 घोस्ट फॉर्मेशन, 1000 सोल फॉर्मेशन, हेलिस सोल फॉर्मेशन और यहाँ तक कि 10,000 किल फॉर्मेशन। ये सब फॉर्मेशन स्पेल फॉर्मेशन सॉर्सरर के पावरफुल हथियार थे, जिनमें से किसी भी फॉर्मेशन स्पेल को विच मास्टर ने यूज नहीं किया था। इसीलिए विच मास्टर डेविड की नजरों में एक न्यूबी था। क्योंकि इतने सारे फॉर्मेशन के नाम को डेविड इजीली प्रोनाउंस कर रहा था, तो विच मास्टर सोच रहा था कि डेविड को ये सारे फॉर्मेशन आता था, पर असलियत में तो डेविड बस फेंक रहा था। डेविड को फॉर्मेशन मैजिक के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। उनके साथ यानिर भी थी और विच मास्टर और डेविड के बढ़ते रिश्ते से वो परेशान हो रही थी। यानिर तो जेलस भी होने लगी थी और डेविड को होमो तो नहीं है बोल के शक करने लगी थी।
यानिर का शक करना जायज भी था, क्योंकि डेविड एक सुंदर सी लड़की को छोड़ के एक बूढ़े से विच सॉर्सरर के साथ टाइम बिता रहा था। तभी वाइल्ड बुल डेविड के पास आ जाता है और एसएफएस ग्रुप को ज्वाइन कर लो बोल के प्रपोजल देने लगता है। डेविड वाइल्ड बुल को समझाने लगता है कि वो एक विच डॉक्टर है और उसको मिलिट्री में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में रहना चाहिए और हॉस्पिटल के सुंदर सुंदर नर्सेस को छेड़ना चाहिए। वो तो बस इस मिशन का हिस्सा था क्योंकि उसे अपने भाइयों का चिंता हो रहा था, और क्योंकि अब मिशन खत्म हो चुका है तो बैटलफील्ड में उसका और कोई काम नहीं है, उसे जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाना चाहिए। एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स डेविड का स्पीच सुन इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं और डेविड को हम सब कुछ भी दे सकते हैं बोल के ऑफर करने लगते हैं। एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स भूल गए थे कि डेविड एक लोमड़ी था, अपने हाथ में आए मौके को वो कभी जाने नहीं देता था। जैसे ही डेविड ऑफर को सुनता है, अपना डिमांड को वो सबके सामने रखने लगता है। अरे भाई लोग, अगर तुम लोग मुझे कुछ दे ही रहे हो तो एक 10 बिलियन का बंगला दे दो। बंगले के पास मुझे 2 बड़े बड़े स्विमिंग पूल चाहिए, 2 बड़े बड़े गैरेज चाहिए, 2 सुंदर सुंदर मेड्स चाहिए, और हाँ, कैप्टन यानिर को मेरे साथ ही भेज दो। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी और मेरे गुस्से को चेक में रखेगी। जैसे ही ये डिमांड्स को यानिर और एसएफएस ग्रुप के मेंबर सुनते हैं, वो सब एक कब्र खोद के डेविड को दफनाने के लिए लेके जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है सैंगजिंग एयरपोर्ट पे, जहां डेविड अपने घर पहुंच चुका था। क्योंकि डेविड बहुत भूखा था तो रो रो के उसका बुरा हाल था। वहीं डेविड को रिसीव करने डेविड का जूनियर प्रोफेसर फैंग आ गया था। प्रोफेसर फैंग डेविड को ठूसने के लिए कुछ खाना देता है और इन कुछ दिनों के अपडेट्स को डेविड को देने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर फैंग हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था और किसी अमीर इंसान के ग्रैंडसन का इलाज करने के लिए प्रोफेसर फैंग को डेविड की जरूरत था। ग्रैंडसन को कोई टर्मिनल इलनेस था जिसपे वेस्टर्न मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था और जिसके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो चुका था। अब डेविड का ही आखिरी आसरा था और डेविड अगर उसका हेल्प नहीं कर पाया तो उस सेकंड ग्रैंडसन का वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होना पक्का था। वेयरवुल्फ्स के बारे में डेविड कहानियों में पढ़ा था और उसी बीमारी के बारे में सोचते सोचते डेविड हॉस्पिटल के बाथरूम में चला गया था। डेविड बाथरूम के अंदर एक अजनबी से मिलता है जो कि बहुत दर्द में था क्योंकि उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया था। वो 6 दिनों से पॉटी नहीं किया था और अपने बॉडी से कचरा निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। डेविड उसकी मदद करने के लिए उसे एक पोशन दे देता है और पोशन पीते ही 6 दिनों का कचरा एक साथ बाहर आ जाता है। अब बाथरूम में एक भयानक बदबू फैल गया था। बदबू इतना भयानक था कि आता जाता मक्खी भी वहाँ बेहोश होकर गिर जाता था। बाथरूम से बाहर आके दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी मिस्टर मैंग था। मिस्टर मैंग के ग्रैंडसन को ही लुपस का बीमारी था जिसकी इलाज करने के लिए डेविड को वहाँ बुलाया गया था। जब दोनों बातचीत करते करते ऑपरेशन रूम में पहुँचते हैं तो ऑपरेशन रूम में मिस्टर वांग वांगबो और प्रोफेसर फैंग से वहाँ मिलते हैं। वहीं पेशेंट मैंग डेफू भी था जो मिस्टर मैंग का ग्रैंडसन भी था और जो दर्द से तड़प रहा था। उसकी बॉडी में बहुत सारे रैशेस हो गए थे और वो भेड़िए की तरह छटपटा रहा था। डॉक्टर्स के लिए ये डिजीज इनक्यूरेबल था। वहीं एक ऐसा डॉक्टर भी था जो डेविड को देख के उसे ऑपरेशन रूम से निकालने की कोशिश करता है। उस डॉक्टर के मुताबिक नॉन स्टाफ मेंबर्स को ऑपरेशन रूम में एंट्री मारना अलाउड बिल्कुल नहीं था। तभी मिस्टर मैंग डेविड के डिफेंस में आ जाता है और डॉक्टर को 2-3 पंच मार के उसे ही ऑपरेशन रूम से निकाल देता है। मिस्टर मैंग डेविड को समझाने लगता है कि उसे चाइनीज मेडिसिन पे पूरा भरोसा है और अगर उसके ग्रैंडसन को कोई ठीक कर सकता है तो वो डेविड ही कर सकता है। डेविड मिस्टर मैंग की तारीफों से इम्प्रेस हो जाता है और उसके ग्रैंडसन का इलाज करने के लिए वो निकल पड़ता है। एक एक करके डेविड ग्रैंडसन के सिम्टम्स को चेक करने लगता है। ग्रैंडसन को लो फीवर था, उसकी आंखें लाल हो गया था और उसका जीभ स्कारलेट कलर का तो था पर सूख गया था। सिम्टम्स को देख जहां मिस्टर वांग वांगबो उम्मीद ही खो बैठा था, वहीं डेविड उस बीमारी का एक क्यूर बताता है। बॉडी का पोटेंशियल बढ़ा के बॉडी को ट्रिगर करके बॉडी को खुद ब खुद हील करने का प्रपोजल डेविड सबके सामने रख देता है। मैड नीडल फॉर्मेशन, एक ऐसा फॉर्मेशन जो 1000 साल पहले खो गया था। मैड नीडल फॉर्मेशन एक ऐसा एक्यूपंक्चर थेरेपी था जो किसी का भी इनर पोटेंशियल को बढ़ा देता था, जिसका इस्तेमाल एंशिएंट बैटल्स में किया जाता था और फॉर्मेशन की छोटी सी गलती से भी ये टेक्निक किसी को मार भी सकता था। इस बार डेविड एक खोए हुए प्राचीन टेक्निक को सबके सामने लेके आ रहा था, जिसे नॉर्मल डॉक्टर ही नहीं खुद मिस्टर वांग वांगबो भी सीखना चाहता था। डेविड खुशी खुशी सबको मैड नीडल फॉर्मेशन सबको सिखाने को तैयार हो जाता है और एंशिएंट चाइनीज कल्चर को लाखों लोगों के सामने ले आने में हेल्प करने लगता है।